हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन वाग एकेडमी। दिस साइड अंकिता और आज के क्लास में हम लोग देख रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 8 मेटालर्जी का वन शॉट वीडियो। ठीक है, तो गाइज इससे पहले हम लोगों ने टोटल 7 चैप्टर्स का वन शॉट वीडियो कंप्लीट कर लिया था और इसके बाद में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 8 मेटालर्जी का वन शॉट वीडियो। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को। बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, ये चैप्टर अच्छा खासा चैप्टर है, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इस चैप्टर में बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं और वो प्रोसेसेस पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर नंबर 8 मेटालर्जी के वन शॉट वीडियो। सबसे पहले जो हम लोग देख रहे हैं ना, सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं भाई, द सब्सटेंसेस अराउंड अस आर इन द फॉर्म ऑफ सम और अदर एलिमेंट्स। मतलब आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि हम जो रहते हैं, हमारा जो प्लेस है, उसके आजू बाजू में बहुत सारे अलग अलग टाइप के सब्सटेंसेस है। ठीक है, अब ये जो सब्सटेंसेस हमारे आजू बाजू में है, ये कुछ भी हो सकते हैं। हम ऐसे नहीं बोल सकते कि मेरे आजू बाजू में जितनी भी सारी चीज़ें हैं सब सेम एलिमेंट से बनी है, ऐसा मैं नहीं बोल सकती हूँ। क्योंकि कुछ सब्सटेंसेस मेटालिक नेचर के होते हैं, कुछ सब्सटेंसेस नॉन मेटालिक नेचर के होते हैं और कुछ सब्सटेंसेस मेटालॉइड फॉर्म में होते हैं। मतलब आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा भाई कि अपने एनवायरनमेंट में अगर मैं ध्यान से देखूँ तो एनवायरनमेंट में मेरे आजू बाजू में जितने भी एलिमेंट है, बेसिकली वो सारे एलिमेंट सेम नहीं है। उन एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टी और इसी के साथ साथ उन एलिमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टी कम्प्लीटली डिफरेंट है। और इस हिसाब से मैंने एलिमेंट को टोटल 3 कैटेगरी में क्लासीफाई किया है। पहला है मेरा मेटल, सेकंड है मेरा नॉन मेटल और थर्ड क्या है, थर्ड है मेरा मेटलॉइड। ठीक है, तो याद रखना इस टाइप से हम लोगों ने 3 टाइप की चीज़ों को देखा, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। अब दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि आप हमको डायरेक्टली केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल कैसे क्या पढ़ा रहे हो। इससे पहले तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल भी था, इससे पहले तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल भी था। लेकिन गाइस ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि जो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल है और जो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल है, ये दोनों ही पार्ट रिड्यूस हो चुका है। और जो भी पोर्शन रिड्यूस हो गया है वो पोर्शन अभी हम डिस्कस इस स्लाइड में नहीं करने वाले हैं, क्योंकि रिड्यूस पोर्शन को पढ़ के क्या मतलब, वो पेपर में तो आएगा ही नहीं ना। तो वो वाला पोर्शन रिड्यूस हो गया, इसलिए हम लोगों ने उसको नहीं पढ़ा। अब हम लोग देख रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। अगर मैं बात करती हूँ केमिकल प्रॉपर्टीज की, तो बस इतना ही याद रखना कि केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है किसी भी मेटल की, बेसिकली हम लोग उसमें उसकी केमिकल रिएक्टिविटी को एक्सप्लेन करते हैं। याद रखना, अगर कभी भी आप किसी भी मेटल के बारे में केमिकल प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करना चाहते हो तो आपको उसकी केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में बताना पड़ेगा कि वो कैसा क्या रिएक्ट करता है। केमिकल रिएक्टिविटी मतलब ही उसकी केमिकल प्रॉपर्टी है। अब जैसे कि इसका नाम ही है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, इसका मतलब जाहिर सी बात है कि इस हेडिंग के अंदर में, इस टॉपिक के अंदर में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी मतलब ही केमिकल रिएक्टिविटी मेटल की स्टडी करने वाले हैं, राइट। चलिए देखते हैं। जो भी मेटल होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव नेचर के होते हैं। रिएक्टिव का मतलब ये हुआ कि वो जो है वो किसी के भी साथ रिएक्ट करने को एकदम तैयार होते हैं, मतलब ही वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। और जो भी आपके मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं इजीली और फॉर्म करते हैं पॉजिटिवली चार्ज आयन। मतलब आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि अगर मैं यहाँ पे मेटल को लेती हूँ तो मेटल क्या करेगा, मेटल बहुत ही इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। याद रखना, मेटल बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। अगर मेटल इलेक्ट्रॉन को बहुत इजीली लूज कर देगा, इसका मतलब मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहाँ पे आपको ये बात बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है कि अगर मेटल n इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है तो उसके ऊपर चार्ज भी n पॉजिटिव ही आएगा। अगर मेटल 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो उसके ऊपर चार्ज भी 1+ आएगा। अगर मेटल 4 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करता है, लूज करता है, तो मेटल के ऊपर चार्ज भी 4+ आएगा। मतलब मैं ये भी कह सकती हूँ कि अगर मेरा मेटल n इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है तो मेटल के ऊपर चार्ज n+ आता है। इसीलिए हम लोग मेटल्स को इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट भी बोलते हैं। चलिए, तो अब आप लोगों ने देखो क्या देखा, यहाँ पे आप लोगों ने जो ऑब्जर्व किया वो ये ऑब्जर्व किया
कि मतलब मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन को बहुत इजीली लूज कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। इसीलिए मेटल फॉर्म करते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो याद रखना कि आप मेटल को इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्यों बोलते हो। रीज़न ये है क्योंकि मेटल जो है वो बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं और फॉर्म करते हैं मेटालिक कटायन और मेटालिक आयन। इसीलिए हम मेटल को इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट भी बोलते हैं। समझ गया। पेपर में यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि मेटल का एक और नाम क्या है। तो आपको याद रखना है कि मेटल का ही एक और नाम होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। रीज़न ये है क्योंकि मेटल बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज करके कटायन को फॉर्म करते हैं। ठीक है। उसके बाद में आपको एक एक्सपेरिमेंट को ट्राई करना है। पेयर ऑफ टोंग्स और स्पैचुला, नाइफ और बर्नर। मतलब आप लोगों को इसमें देखो करना का क्या है। आप लोगों को इसमें बस स्पैचुला लेना है। इसको हम लोग स्पैचुला बोलते हैं। इस स्पैचुला के ऊपर में आपको किसी भी मेटल को लेने का है और उस मेटल को आपको जलाने का है। मतलब ही उस मेटल को आपको बर्निंग करवाने का है। जब आप किसी भी मेटल का बर्निंग करवाते हो तो इसी बर्निंग करवाने का मतलब ही होता है रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, और इसी को आप लोग कंबशन भी बोलते हो। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि जब आप मेटल का बर्निंग करवाते हो, है ना, मतलब ही फायर में, तो उसी का मतलब होता है रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, उसी का मतलब होता है कंबशन रिएक्शन। चलिए आगे देखते हैं। तो अब हम लोग देख रहे हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन। मतलब जो भी आपके मेटल्स हैं वो कैसे क्या ऑक्सीजन के साथ में आपको रिएक्शन शो करते हैं, वो अभी हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है। तो अब जरा यहाँ पे देखना, जो भी सोडियम और पोटेशियम है ये बहुत ही रिएक्टिव मेटल होते हैं। याद रखना, जैसे कि मैंने आपको बताया, सोडियम पोटेशियम जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होते हैं। रिएक्टिव मेटल मतलब ही वो किसी के भी साथ रिएक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा ईगरली वेट करते रहते हैं। तो जो भी मिला उसके साथ तुरंत रिएक्ट कर लेते हैं, इसलिए हम उनको बोलते हैं वेरी रिएक्टिव मेटल। जब आप सोडियम मेटल की रिएक्शन करवाते हो ऑक्सीजन के साथ में तो वहाँ पे बनता है Na2O। इसी को आप लोग बोलते हो सोडियम ऑक्साइड। तो याद रखना कि जब भी आप सोडियम की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ में करवाते हो तो जो भी यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है उसका नाम सोडियम ऑक्साइड होता है, जिसका फॉर्मूला होता है Na2O। ठीक है। अब जरा आगे एक और चीज़ ध्यान से देखना, आप लोगों को ये भी बात याद रखना है कि जो भी ऑक्साइड होते हैं सोडियम का, जब आप उसकी रिएक्शन वाटर के साथ में करवाते हो तो वहाँ पे बनता है हाइड्रोक्साइड। तो आप लोगों ने पहला पॉइंट क्या देखा कि जब आप मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ में करवाते हो तो उससे आपका फॉर्म होता है मेटल का ऑक्साइड, और जब आप मेटल की ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर के साथ में करवाते हो तो उससे क्या फॉर्म होता है, उससे फॉर्म होता है मेटल का हाइड्रोक्साइड। ये दोनों ही चीज़ें बहुत अच्छे से याद रखना है। मेटल की रिएक्शन अगर ऑक्सीजन के साथ करवाया तो मेटल का ऑक्साइड बनेगा, और मेटल की ऑक्साइड की अगर रिएक्शन आप वाटर के साथ में करवाते हो तो उससे मेटल का हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो ये दोनों ही वो रिएक्शन है। अब ये पार्ट तो हुआ सोडियम के लिए। ऐसी ही सेम रिएक्शन हम लोग मैग्नीशियम के लिए भी स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए, जैसी दो रिएक्शन हम लोगों ने सोडियम के लिए देखी वैसी ही सेम रिएक्शन हम लोग मैग्नीशियम के लिए भी देख लेते हैं। जब आप मैग्नीशियम मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाएंगे तो उससे आपका जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। याद रखना, इसको आप मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हो क्योंकि अब आपने मैग्नीशियम की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाई तो जो भी प्रोडक्ट यहाँ पे बनता है उसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। सेकेंड रिएक्शन, जब आप मेटल के ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर के साथ करवाते हो तो उससे फॉर्म होता है मेटल का हाइड्रोक्साइड। मतलब ही अगर आप मैग्नीशियम के ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर के साथ करवाते हो तो इससे आपका फॉर्म होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। समझ गए ना। तो करना मुझे बस एक ही चीज़ है, याद यही चीज़ रखना है कि सोडियम में भी वही रिएक्शन हो रही है, मैग्नीशियम में भी वही रिएक्शन हो रही है, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। और रिएक्शन क्या हो रही है कि जब मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं तो मेटल का ऑक्साइड बनता है।
जब मेटल के ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर के साथ करवाते हैं तो मेटल का हाइड्रोक्साइड बनता है। इसके अलावा जो आपको एक और पॉइंट यहाँ पे याद रखना है वो ये है कि जो भी सोडियम मेटल होता है वो बहुत रेडिली कैच कर लेता है फायर को, मतलब बहुत ही जल्दी वो आग को पकड़ लेता है। तो अगर आप चाहते हो कि सोडियम मेटल जो है वो फायर को कैच ना करे तो इसके लिए बेसिकली हम लोग उसको केरोसिन में रखते हैं। तो याद रखना कि जब सोडियम मेटल जो होता है वो बहुत इजीली फायर को कैच कर लेता है, बहुत ही रिएक्टिव होता है। अगर आप केमिस्ट्री के लैब में गए होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि सोडियम का जो पीस होते हैं छोटे छोटे पीसेस को हम लोग केरोसिन में रखते हैं, क्योंकि जब हम सोडियम को केरोसिन में रखते हैं तो वो रिएक्टिव नहीं होता है। और अगर आपने उसको केरोसिन के बाहर निकाल लिया तो सोडियम बहुत इजीली फायर कैच करता है। तो पेपर में यहाँ से भी एमसीक्यू आता है कि हम लोग सोडियम को प्रिवेंट करने के लिए, सोडियम की रिएक्टिविटी को प्रिवेंट करने के लिए, फायर कैच नहीं होने देने के लिए सोडियम को काय में रखते हैं। तो याद रखना सोडियम को हम लोग केरोसिन में रखते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। इसके पहले हम लोगों ने क्या देखा था? इसके पहले हम लोगों ने देखा था रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन और रिएक्शन ऑफ ऑक्साइड विथ वाटर, है ना। और अब हम देख रहे हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर, मतलब जब मेटल वाटर के साथ में रिएक्ट करेगा तो आपका क्या प्रोडक्ट बनेगा वो अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो एक जनरल रिएक्शन आपको बता देती हूँ। अगर आपको जनरल रिएक्शन पता चल गई ना तो आपको सभी रिएक्शन अपने आप आ जाएंगे। तो याद रखना कि जब भी आप मेटल के अंदर में वाटर को डालते हो तो हमेशा वहाँ पे जो पहली चीज़ बनती है वो चीज़ बनती है मेटल का हाइड्रोक्साइड, और इसी के साथ साथ वहाँ पे आपकी हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। तो ये है जनरल रिएक्शन। जिसको ये वाली रिएक्शन समझ गई ना वो सारे के सारे मेटल्स के साथ में कोई भी रिएक्शन करवा देगा। तो कोई भी रिएक्शन अगर आपको करना है तो उसके लिए तो सबसे पहले आपको जनरल रिएक्शन आनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं पहली रिएक्शन को, कैल्शियम को। अगर आप कैल्शियम को लेते हो और उसके अंदर में वाटर को डालते हो तो वहाँ पे क्या बनेगा? वहाँ पे बनेगा कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड, और उसी के साथ साथ वहाँ पे भी आपकी हाइड्रोजन गैस लिबरेट होंगी, क्योंकि जब भी हम मेटल की रिएक्शन वाटर के साथ में करवाते हैं तो मेटल का हाइड्रोक्साइड बनता है और इसी के साथ साथ हाइड्रोजन गैस आपकी लिबरेट होती है। तो वही काम यहाँ पे हो रहा है। आपने कैल्शियम मेटल को लिया, उसकी रिएक्शन वाटर के साथ में करवाई तो यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ? कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड। आगे देखते हैं। अब आप लोगों को ये तो हुआ भाई आपकी नॉर्मल रिएक्शन मेटल्स के साथ वाली। अब हम लोग देख रहे हैं ऐसे मेटल्स जो वाटर के साथ में रिएक्ट नहीं करते हैं। मतलब अभी हम लोग देख रहे हैं एल्यूमिनियम को, आयरन को और जिंक को। ये कुछ ऐसे मेटल हैं जो वाटर के साथ में रिएक्शन नहीं दिखाते लेकिन वो स्टीम के साथ में रिएक्शन दिखाते हैं। अब दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि मैम ये वाटर और स्टीम में फ़र्क क्या है? चीज़ तो सेम ही है। लेकिन भाई याद रखना वाटर का भी फॉर्मूला H2O ही होता है, स्टीम का भी फॉर्मूला H2O ही होता है, लेकिन जो स्टीम होती है वो भाई गैशियस फॉर्म में होती है और वाटर लिक्विड फॉर्म में होता है। तो भले आपको दोनों ही तरफ वाटर दिख रहा है, यहाँ पे भी आपको वाटर दिख रहा है और यहाँ पे भी आपको वाटर ही दिख रहा है, लेकिन याद रखना यहाँ पे वाटर आपने लिक्विड फॉर्म में लिया है और यहाँ पे आपने H2O को गैशियस फॉर्म में लिया है। इसका मतलब ये जो है ये क्या है? ये तो भाई स्टीम है। तो याद आपको बस ये रखना है कि जो भी कुछ मेटल्स होते हैं जैसे कि एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक, ये कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो वाटर के साथ में रिएक्शन नहीं दिखाते, जो स्टीम के साथ में रिएक्शन दिखाते हैं, राइट। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसकी रिएक्शन को। उससे पहले आपको ये याद रखना है जब मेटल की रिएक्शन आप स्टीम के साथ करवाते हो तो वहाँ पे बनता है मेटल का ऑक्साइड, और इसी के साथ साथ वहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस आपकी लिबरेट होती है। ये चीज़ बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। तो मैंने क्या क्या बताया? मैंने आपको इससे पहले बताया था कि जब भी मेटल रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो उससे मेटल का ऑक्साइड बनता है, और मेटल के ऑक्साइड की रिएक्शन जब आप वाटर के साथ में करवाते हो तो उससे मेटल का हाइड्रोक्साइड बनता है। फिर मैंने आपको बताया कि जब आप मेटल की रिएक्शन वाटर के साथ करवाते हो तो उससे मेटल का हाइड्रोक्साइड बनता है और उससे हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। तो ये हुआ इस रिएक्शन के लिए। फिर मैंने आपको ये बताया कि कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जैसे कि एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक, ये वाटर के साथ में लिक्विड फॉर्म में रिएक्ट नहीं करते, मतलब ही ये H2O के साथ में गैशियस फॉर्म में रिएक्ट करते हैं, मतलब ही ये स्टीम से रिएक्ट करते हैं। चीज़ सेम ही है बट ये लिक्विड फॉर्म में है और ये गैशियस फॉर्म में है।
तो जब भी मेटल स्टीम के साथ में रिएक्शन दिखाता है, स्टीम मतलब ही H2O बट गैसियस फॉर्म में, तो वहाँ पे मेटल का ऑक्साइड और H2 बनता है। अब देखो यहाँ पे मैंने एल्यूमिनियम लिया, इसकी रिएक्शन स्टीम के साथ करवाई, तो यहाँ पे बना Al2O3, मतलब ही एल्यूमिनियम का ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस मेरी यहाँ से लिबरेट हुई। जब मैंने आयरन लिया और आयरन की रिएक्शन वाटर के साथ करवाई, तो यहाँ पे बना आयरन का ऑक्साइड, मतलब ही Fe3O4, और यहाँ पे भी मेरी हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई। जब मैंने जिंक लिया, जिंक की रिएक्शन भी वाटर के साथ करवाई, तो यहाँ पे बना जिंक का ऑक्साइड और यहाँ पे भी मेरी हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई। मतलब है तीनों ही केस में सारी चीज़ें सेम, कुछ भी यहाँ पे फर्क नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन, मतलब मेटल जो है अब वो हम लोग देखने वाले हैं कि ऑक्सीजन के साथ में कैसे क्या रिएक्ट करता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगर मैं बात करती हूँ रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन की, तो इसमें सबसे पहले तो हम लोग देखने वाले हैं सॉल्ट को, क्योंकि अगर मैंने सॉल्ट को नहीं पढ़ाया तो मैं डायरेक्टली आपको रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन नहीं पढ़ा सकती हूँ, क्योंकि वो तो एक ब्रॉड टर्म है, लेकिन उसमें भी तो बहुत सारे टर्म्स है। एक सेकेंड ना, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन जो है ये बेसिकली ये हेडिंग गलती से यहाँ पे आ गया है, ऑलरेडी ये वाली चीज़ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ज़रा यहाँ पे ध्यान से देखना, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन को ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, वो मैंने फिर से हेडिंग लिख दिया, नो डाउट, जाने दो, कोई बात नहीं, सब चलता है हमें। ठीक है, तो ये हेडिंग फिर से लिखने की ज़रूरत नहीं। चलिए अब हम लोग देखते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वेरियस एसिड्स। तो हम इसको ये भी कह सकते हैं भाई, देखना ज़रा हम लोग इसको क्या कहते हैं, हम लोग इसको रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड भी तो बोल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड। जो एसिड हम देखने वाले हैं वो HNO3 भी हो सकता है, इसी के साथ साथ वो HCl भी हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ में, दो एसिड के साथ में मेजरली देखने वाले हैं। पहला है आपका HCl, जिसको आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोलते हो, जिसको आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोलते हो। और सेकंड है आपका HNO3, जिसको आप नाइट्रिक एसिड भी बोलते हो। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि हम लोग मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ में देखने वाले हैं। पहला तो नाइट्रिक एसिड, जिसका नेक्स्ट स्लाइड में दे रखा है, और अभी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। चलिए देखते हैं, हम लोग 4 टाइप के मेटल को कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन ये चारों रिएक्शन को देखने से पहले आपको जनरल रिएक्शन पता होनी चाहिए। अगर आपको जनरल रिएक्शन समझ गई तो ये चारों ही रिएक्शन आपके लिए बहुत ही ईजी रहेंगी। तो जनरल रिएक्शन देखो क्या है, जैसे कि मैंने सभी रिएक्शंस को पढ़ाने से पहले मैं आपको जनरल रिएक्शन पढ़ा रही हूँ, क्योंकि अगर वो समझ गया तो बाकी सारी चीज़ें भी अपने आप समझ जाएगी। तो जब आप लोग मेटल को लेते हो और मेटल के अंदर में जब आप लोग HCl को डालते हो, मतलब ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, तो आपका मेटल का हलाइड बनता है। इसका ही मतलब कहना जो मुझे यहाँ पे है वो ये है कि यहाँ पे आपका मेटल का n टाइम्स वाला सॉल्ट बनता है, और इसी के साथ साथ यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब ये 2 भी हो सकता है, ये 3 भी हो सकता है, ये 4 भी हो सकता है, ये 5 भी हो सकता है n, और ये 1 भी हो सकता है। इसलिए मैंने वहाँ पे n लिखा है, क्योंकि वो वेरी करेगा। तो याद रखना कि जब भी आप मेटल की रिएक्शन HCl एसिड, मतलब ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करवाते हो, तो वहाँ पे मेटल का क्लोराइड वाला सॉल्ट बनता है, और इसी के साथ साथ वहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। जब मैं मैग्नीशियम की रिएक्शन HCl के साथ करवाती हूँ, तो वहाँ पे मेरा जो प्रोडक्ट बनता है वो है MgCl2, और इसी के साथ साथ यहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस मेरी लिबरेट होती है। सेकेंड, जब मैंने एल्यूमिनियम को लिया, एल्यूमिनियम के अंदर में HCl को डाला, तो यहाँ पे बनता है AlCl3, और यहाँ पे भी मेरी हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। जब मैंने आयरन को लिया, उसमें भी HCl डाला, तो वहाँ पे FeCl2 बनता है, और वहाँ पे भी मेरी हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। जब मैंने जिंक को लिया, उसमें भी HCl डाला, तो उसमें ZnCl2, और यहाँ पे मेरी हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। मतलब रिएक्शन जो है हर तरफ सेम है। मैंने सभी रिएक्शंस में सबसे पहले तो मेटल को लिया और मेटल की रिएक्शन HCl के साथ में करवाई, और सभी रिएक्शन में आप लोगों ने क्या देखा कि जब भी आप मेटल की रिएक्शन HCl के साथ में करवा रहे हो, तो सबसे पहले तो आपका मेटल का हलाइड वाला सॉल्ट, मतलब ही क्लोराइड वाला सॉल्ट बनते जा रहा है, और इसी के साथ साथ वहाँ पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती जा रही है, राइट। तो इसके पहले जो अभी अपन लोगों ने देखा वो था रिएक्शन ऑफ मेटल विथ HCl, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में कैसे क्या मेटल रिएक्ट करेगा। अब हम लोग देख रहे हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विथ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का मतलब ही होता है HNO3।
तो याद रखना, अब जो ये वाला किस्सा है इसमें हम लोग मेटल के रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ में, मतलब ही HNO3 के साथ में स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए गाइस, ज़्यादा टाइम वेस्ट के बिना स्टडी करते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विथ नाइट्रिक एसिड। देखो रिएक्शन जो है ना, ये दोनों ही रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे भी अपन ने कॉपर को लिया और यहाँ पे भी अपन ने कॉपर को लिया, यहाँ पे भी अपन ने HNO3 को लिया और यहाँ पे भी अपन ने HNO3 को ही लिया। लेकिन जो पॉइंट यहाँ पे आपने ऑब्जर्व किया वो ये है कि पहली वाली रिएक्शन में HNO3 कंसनट्रेटेड है और सेकेंड वाली रिएक्शन में HNO3 डाइल्यूट है। अब आपको देखो याद क्या रखना है, आपको यहाँ पे याद रखना है कि कंसंट्रेशन का मतलब ये होता है कि जो सब्सटेंस होता है वो प्योर होता है, उसमें 99% वो वाला केमिकल प्रेजेंट होता है। तो अगर मैं कंसनट्रेटेड HNO3 की बात करती हूँ तो इसमें कहीं ना कहीं 99% HNO3 ही है। बट अगर मैं बात करती हूँ डाइल्यूट HNO3 की, तो डाइल्यूट HNO3 का मतलब ये होता है कि इसमें HNO3 के साथ साथ बहुत सारा वाटर भी है, बहुत सारा पानी भी है। समझ गए ना? तो ये होता है फ़र्क। भले दोनों ही जगह पे आपको HNO3 दिख रहा है, दैट डजंट मीन कि दोनों ही सेम है। याद रखना, ये वाला HNO3 भी नाइट्रिक एसिड है, सेकंड वाला HNO3 भी आपका नाइट्रिक एसिड ही है। लेकिन फ़र्क इस बात का है कि फर्स्ट वाले केस में आपने कंसनट्रेटेड लिया है और सेकंड वाले केस में आपने डाइल्यूट लिया है। कंसनट्रेटेड जो होता है वो प्योर होता है, उसमें वाटर बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होता है, और जो डाइल्यूट होता है उसमें वाटर भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जब आप कॉपर की रिएक्शन HNO3 के साथ करवाते हो कंसनट्रेटेड वाले, तो यहाँ पे भी आपके कॉपर का नाइट्रेट वाला सॉल्ट फॉर्म होता है, और जब आप कॉपर की रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 के साथ करवाते हो तो यहाँ पे भी आपका कॉपर का नाइट्रेट वाला सॉल्ट फॉर्म होता है। फ़र्क इस बात का है, यहाँ पे भी वाटर ही फॉर्म होता है, यहाँ पे भी वाटर ही फॉर्म होता है। लेकिन जब आप कॉपर की रिएक्शन कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ में करवाते हो तो वहाँ पे NO2 गैस फॉर्म होती है, जिसको आप नाइट्रिक ऑक्साइड भी बोलते हो। और जब आप कॉपर की रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 के साथ करवाते हो तो वहाँ पे NO गैस फॉर्म होती है। बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम जैसे कि NDA, KVPY, यहाँ पे पूछा जाता है गैस के बारे में। MCQ में भी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, क्योंकि देखो दोनों तरफ कॉपर है, दोनों तरफ HNO3 है, दोनों तरफ सेम सॉल्ट कॉपर का नाइट्रेट वाला फॉर्म हो रहा है, दोनों ही तरफ वाटर है, फ़र्क है गैसियस का। तो जब आप कंसनट्रेटेड HNO3 लेते हो कॉपर के साथ में तो वहाँ पे NO2 गैस फॉर्म होती है, और जब आप डाइल्यूट HNO3 लेते हो कॉपर के साथ में तो वहाँ पे NO गैस फॉर्म होती है। दोनों ही गैस डिफरेंट है, समझ गए ना? अब हम लोग देख रहे हैं एक्वा रेजिया को। यहाँ से भी MCQ टाइप का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। एक्वा रेजिया जो होता है, इसके अंदर में गोल्ड और प्लैटिनम जैसे मेटल भी सोल्यूबल हो जाते हैं, क्योंकि गोल्ड और प्लैटिनम वाले मेटल्स जनरली नॉन रिएक्टिव टाइप के होते हैं। वो यूजुअली किसी भी सॉल्वेंट के साथ इतने इजीली सोल्यूबल नहीं हो पाते। बट गोल्ड और प्लैटिनम जो है, बेसिकली आप अगर इसके अंदर एक्वा रेजिया के अंदर में गोल्ड और प्लैटिनम को डालते हो तो दोनों के दोनों गोल्ड और प्लैटिनम जो होते हैं वो एक्वा रेजिया में कम्प्लीटली सोल्यूबल होते हैं। समझ गए ना? अब आपको जो याद रखना है वो ये है कि जो भी आपका एक्वा रेजिया है, बेसिकली इसके अंदर में हम लोग लेते हैं HCl को और इसी के साथ साथ HNO3 को। याद रखना इसका रेशो होता है 3:1। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या देखा कि जो एक्वा रेजिया होता है उसके अंदर में गोल्ड और प्लैटिनम को आप डिजोल्व कर सकते हो, वो डिजोल्व हो जाते हैं। वैसे तो वो नॉन रिएक्टिव है, यूजुअली किसी के साथ रिएक्ट नहीं होते, बट बेसिकली एक्वा रेजिया में वो सोल्यूबल हो जाते हैं। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि एक्वा रेजिया में क्या होता है, तो याद रखना HCl के अंदर में हम लोग HNO3 को डालते हैं और उसका रेशो होता है 3:1 का। आगे हम लोग देख रहे हैं रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। अब बेसिकली आप लोगों को इतना ही याद रखना है कि जो भी रिएक्टिविटी होती है सारे ही एलिमेंट की वो कभी भी सेम नहीं होती। मतलब मैं ये नहीं बोल सकती कि सारे एलिमेंट एक जैसे रिएक्ट करेंगे। रीज़न ये है क्योंकि सारे एलिमेंट एक दूसरे से कम्प्लीटली डिफरेंट है। इसका मतलब उनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी एक दूसरे से कम्प्लीटली डिफरेंट है। इसी का मतलब उनकी रिएक्टिविटी भी एक दूसरे से कम्प्लीटली कैसी है, डिफरेंट है। समझ गए? अब देखो एक चीज़ क्या है, एक चीज़ ये है कि जब आप एक मेटल को दूसरे मेटल के सॉल्ट में डालते हो तो ये जो मेटल है इस मेटल को यहाँ से रिप्लेस कर देता है। मतलब आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा
कि जो आपका पहला वाला मेटल था उसने सेकेंड वाले सॉल्यूशन में से मेटल बी को रिमूव कर दिया, है ना, और अब क्या बन गया, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल ए। तो आप लोग ये कह सकते हैं कि जो भी मेटल ए है वो ज़्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू द मेटल बी। रीज़न क्या है, आपने ये कैसे क्या बता दिया कि मेटल ए ज़्यादा रिएक्टिव है मेटल बी से। रीज़न ये है क्योंकि जब आप एक मेटल को लेते हो और उसके अंदर में डालते हो सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी, तो ये जो मेटल ए है, अगर ये मेटल ए मेटल बी को यहाँ से रिप्लेस कर देता है और मेटल बी के जगह पे वो खुद अगर आ जाता है, मेटल बी को बाहर कर देता है, ये वाले मेटल ए नहीं, इस सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी में से मेटल बी को बाहर कर दिया और उस मेटल बी के जगह पे वो खुद आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेटल ए के पास पावर ज़्यादा है मेटल बी से। इसका मतलब कि मेटल ए ज़्यादा रिएक्टिव है मेटल बी से। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा मेटल कम रिएक्टिव है? तो भाई टेंशन बिल्कुल मत लो, उसके लिए है हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज। इस सीरीज को हम लोग बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, जो हमको बताती है कि कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सा मेटल कम रिएक्टिव है। ठीक है, चलिए, द अरेंजमेंट ऑफ मेटल in an increasing or decreasing order of reactivity is called as reactivity series of metal। अब मेटल को हम लोग टोटल 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला होता है हाईली रिएक्टिव मेटल, सेकंड होता है मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल और थर्ड होता है लेस रिएक्टिव मेटल। जैसे आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे कोचिंग क्लासेस में अलग अलग बैचेस बनती है। जो स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा एकदम पढ़ाई में एकदम ही ज़्यादा अलग ही लेवल का उनका टैलेंट होता है, तो उनके लिए बैच अलग बनाई जाती है। जो लोग मॉडरेटली टाइप के होते हैं, मतलब जो लोग ना तो बहुत अच्छे हैं ना तो बहुत खराब है पढ़ाई में, मीडियम टाइप के, उनके लिए अलग बैच बनाई जाती है। और जो लोग बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई में वीक है उनके लिए अलग बैच बनाई जाती है और उनको स्पेशल गाइडेंस ज़्यादा दिया जाता है, उनकी ज़्यादा क्लासेस होती है। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि जैसे कोचिंग में, बड़े बड़े कोचिंग्स में वो लोग 3 टाइप के बैचेस बना लेते हैं, हाईली टैलेंटेड स्टूडेंट, मॉडरेटली टैलेंटेड स्टूडेंट एंड लेस टैलेंटेड स्टूडेंट। इन द सेम फैशन मेटल्स के भी टोटल 3 टाइप्स होते हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल और लेस रिएक्टिव मेटल। तो चलिए अब हम ये तीनों के तीनों टाइप्स को बढ़िया तरीके से डिस्कस करते हैं। सबसे पहली और सबसे काम की चीज़ यहाँ पे, ये सारी की सारी आपको रिएक्टिविटी सीरीज सबसे पहले तो दिया है। इस रिएक्टिविटी सीरीज को बस देख के आपको इतना ही याद रखना है कि जब आप नीचे से ऊपर की तरफ जाते हो तो आपकी रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है। ये आपको रिएक्टिविटी विद वाटर, रिएक्शन विद एसिड और रिएक्शन विद ऑक्सीजन से फिलहाल कोई भी लेना देना नहीं है। हमको जो काम है वो रिएक्टिविटी से है। और याद रखना कि जब आप नीचे से ऊपर की तरफ जाते हो, नीचे से ऊपर की तरफ, तो जो भी आपकी रिएक्टिविटी होती है वो क्या होती है, वो इंक्रीज होती है। मतलब अगर सबसे पहले मैं आपका एग्जांपल ले लेती हूँ, टेंशन मत लो। अगर मैं बात करती हूँ लेट अस से जिंक की और मैग्नीशियम की, तो इसमें ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? ज़रा ध्यान से देखना, मैग्नीशियम ऊपर आ रहा है, जिंक नीचे आ रहा है, इसका मतलब मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव हुआ। अगर मैं बात करती हूँ एल्यूमिनियम की और आयरन की, तो एल्यूमिनियम ऊपर आ रहा है और आयरन नीचे आ रहा है, इसका मतलब एल्यूमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव है आयरन से। अगर मैं बात करती हूँ आयरन और कॉपर की, तो आयरन ऊपर आ रहा है और कॉपर नीचे आ रहा है, इसका मतलब आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। अगर मैं बात करती हूँ कॉपर की और सिल्वर की, एजी मतलब ही आपका सिल्वर होता है, तो कॉपर जो है वो ऊपर है और सिल्वर नीचे आ रहा है, इसका मतलब कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव हुआ सिल्वर से। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, इसलिए मैं बोलूँगी ये पूरी की पूरी रिएक्टिविटी सीरीज को आप बहुत बढ़िया तरीके से याद कर लो, क्योंकि इस रिएक्टिविटी सीरीज से कैसे भी टाइप के क्वेश्चन घुमा फिरा के आ सकते हैं। कुछ क्वेश्चन जो आ सकते हैं वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे का जो पार्ट है वो है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ नॉन मेटल। मतलब इस केस में आप लोग एक चीज़ तो मेटल लेंगे और दूसरी चीज़ नॉन मेटल लेंगे और देखेंगे कि मेटल किस तरीके से नॉन मेटल के साथ में रिएक्ट करता है। जैसे कि आपने सबसे पहले सोडियम को लिया, तो सोडियम जो है भाई ये तो एक मेटल है, और अगर मैं बात करती हूँ क्लोरीन की, तो क्लोरीन जो है वो तो गैसियस फॉर्म में है, इसका ही मतलब वो तो भाई मेरा नॉन मेटल है।
जब मैं मेटल की रिएक्शन नॉन मेटल के साथ में करवाती हूँ तो वहाँ पे मेरा एक आयोनिक कंपाउंड फॉर्म होता है जिसको हम लोग सॉल्ट भी बोलते हैं। इसी सॉल्ट को हम लोग नमक भी बोलते हैं, इसी सॉल्ट को हम लोग सोडियम क्लोराइड भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है कि जब आप मेटल की रिएक्शन नॉन मेटल के साथ में करवाते हो तो वहाँ पे आपका एक आयोनिक कंपाउंड फॉर्म होता है जिसको आप सॉल्ट बोलते हो। ठीक है, इन द सेम फैशन जब आप मैग्नीशियम की रिएक्शन क्लोरीन के साथ में करवाएंगे तो हम लोग देखेंगे, जब आप पोटेशियम की रिएक्शन क्लोरीन के साथ में करवाएंगे तब भी हम लोग देखेंगे। अभी हमको रिएक्शन के बैलेंसिंग से फिलहाल तो कोई भी लेना देना नहीं है। यहाँ पे फॉर्म होगा MgCl2, यहाँ पे फॉर्म होगा KCl। तो देखो आप लोगों ने यहाँ पे ऑब्जर्व क्या किया, आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि ये जो मैग्नीशियम है ये मेटल है और ये जो क्लोरीन है ये आपका नॉन मेटल है। इससे फॉर्म हुआ मैग्नीशियम क्लोराइड जो कि आपका सॉल्ट है। इन द सेम फैशन यहाँ पे पोटेशियम आपका मेटल है, यहाँ पे क्लोरीन आपका नॉन मेटल है और इसी के साथ साथ जो भी KCl यहाँ पे फॉर्म हुआ वो है आपका सॉल्ट। समझ गए ना? चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स। रीजन ये है क्योंकि अब हम देख रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। इसी का मतलब केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल्स, इसी का मतलब केमिकल रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद वेरियस टाइप्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हम लोग रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन, मतलब जो आपका नॉन मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ में कैसे क्या रिएक्शन दिखाएगा। तो सबसे पहले आपने कार्बन को लिया और सल्फर को लिया, और याद रखना कार्बन और सल्फर ये सारे ही आपके नॉन मेटल्स हैं। जब आप इनकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाएंगे तो वहाँ पे आपके अलग अलग टाइप के गैसेस फॉर्म होंगे। याद रखना कि जब भी आप मेटल की रिएक्शन, जब भी आप नॉन मेटल की रिएक्शन, एक सेकेंड, जब भी आप नॉन मेटल की रिएक्शन करवाते हो ऑक्सीजन के साथ में तो यहाँ पे हमेशा फॉर्म होता है ऑक्साइड। याद रखना, अब ये ऑक्साइड का नेचर कुछ भी हो सकता है। ऑक्साइड का नेचर एसिडिक भी हो सकता है, ऑक्साइड का नेचर न्यूट्रल भी हो सकता है, ऑक्साइड का नेचर बेसिक भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपने यहाँ पे कौन सा वाला नॉन मेटल लिया है। ठीक है, तो जब आप कार्बन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाते हो तो याद रखना ये दोनों ही रिएक्शन सेम है। पहले रिएक्शन में भी आपने कार्बन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ ही करवाई और सेकेंड रिएक्शन में भी आपने कार्बन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ ही करवाई, बट फर्स्ट केस में आपने कंप्लीट कंबशन करवाया, मतलब पूरी तरीके से कार्बन को जलने दिया, कंप्लीटली कार्बन का बर्निंग करवाया। तो ऐसे केस में आपकी जो गैस फॉर्म होती है वो रहती है CO2 गैस, जिसको आप कार्बन डाइऑक्साइड भी बोलते हैं। इसको कार्बन डाइऑक्साइड इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे बेसिकली 2 ऑक्सीजन आ रहे हैं, इसलिए हम लोग इसको डाइऑक्साइड बोलते हैं। तो याद रखना कि जब आप कार्बन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाते हो तो यहाँ पे अगर आप उसका कंप्लीट कंबशन करवा रहे हो तो वहाँ पे आपकी CO2 गैस बनती है। ठीक है, जिसको कार्बन डाइऑक्साइड भी बोला जाता है। अगर आप कार्बन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाते हो चीज सेम ही है, बट अब आपने यहाँ पे पार्शियल कंबशन करवाया, मतलब इस केस में आपने उसको आधा ही जलाया, आधा ही उसको जलाया। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे आपका क्या बनता है CO। CO का मतलब ही क्या होता है, CO का मतलब ही होता है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। समझ गए ना? और अगर आप सल्फर को लेते उसमें ऑक्सीजन को डालते तो वहां पे आपकी बनती है SO2 गैस। CO2 भी एक गैस है, CO भी एक गैस है और SO2 भी आपकी क्या होती है, गैस होती है। चलिए अब हम लोग देख रहे हैं रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ वाटर, कि जब नॉन मेटल वाटर के साथ में रिएक्ट करते हैं तो वो कैसे क्या रिएक्ट होते हैं। तो अगर मैं लेती हूँ नॉन मेटल, जैसे कि क्लोरीन, ये मेरा नॉन मेटल है, इसकी रिएक्शन अगर मैं वाटर के साथ करवाती हूँ तो यहाँ पे बनता है HOCl प्लस HCl। और ये रिएक्शन कैसे क्या हो रही है वो मैं अभी आपको करके दिखाती हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं, जरा ध्यान देना यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ वाटर की तो वाटर में 2 टाइप की चीजें, एक होता है OH और एक होता है H। याद रखना वाटर में 2 टाइप की चीजें होती है, OH और H। इन द सेम फैशन जो भी आपका क्लोरीन है उसमें भी 2 टाइप की चीजें होती है, क्लोरीन और क्लोरीन। तो यहाँ पे आप लोगों ने ये देखा कि वाटर में आपकी 2 टाइप की चीजें हैं, और वो कौन सी 2 चीजें। वाटर में जो 2 टाइप की चीजें हैं भाई,
वो है आपकी क्लोरीन, सॉरी OH और H, और क्लोरीन में होता है Cl और Cl। ये वाला Cl और ये वाला OH जो है ये फॉर्म करते हैं HOCl, और ये वाला H और ये वाला Cl एक दूसरे के साथ में HCl बनाते हैं। तो समझ गया यहाँ पे आप लोगों ने ये देखा कि वाटर के अंदर में दो टाइप की चीजें OH और H, और क्लोरीन में है क्लोरीन और क्लोरीन। तो यहाँ से एक क्लोरीन और यहाँ से एक OH HOCl को फॉर्म कर लेते, देखो ना HOCl, और ये क्लोरीन और ये हाइड्रोजन HCl को फॉर्म कर लेते हैं, और इस तरीके से ये रिएक्शन होती है। अब नेक्स्ट केस में हम लोग देख रहे हैं रिएक्शन ऑफ डाइल्यूट एसिड विथ नॉन मेटल, मतलब जो भी आपके डाइल्यूट एसिड है उनकी रिएक्शन नॉन मेटल के साथ में कैसे क्या होगी। अब दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि मैम यहाँ पे कहीं पे भी डाइल्यूट तो नहीं लिखा है, फिर ये आप कैसे क्या बोल सकते हो कि ये डाइल्यूट नेचर का है। तो याद रखना कि यहाँ पे आपने एक्वस लिया है। एक्वस का मतलब ही होता है ये रिएक्शन आपने वाटर के प्रेजेंस में करवाई है, इसका ही मतलब जो ये एसिड आपने लिया है वो डाइल्यूट नेचर का है। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे आप लोगों ने जो ऑब्जर्व किया वो ये किया भाई कि ये जो क्लोरीन है इसमें टोटल दो टाइप की चीजें, क्लोरीन और क्लोरीन, और HBr में भी टोटल दो टाइप की चीजें, एक है आपका H और एक है आपका Br। याद रखना इस चीज को बहुत बढ़िया तरीके से। और यहाँ पे HBr आपने कितने लिए, दो, मतलब एक और H है और एक और Br है, समझ गए ना। क्लोरीन भी है दो, H और HBr भी है दो, तो Cl2 है इसलिए मैंने दो बार क्लोरीन लिखा। HBr भी दो है, इसका मतलब दो H है और दो Br है। अब देखो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ से एक H और यहाँ से एक Cl, HCl बन के बाहर निकल गए। सेकेंड, यहाँ से एक Cl और यहाँ से एक HB HCl बन के बाहर निकल गए। तो कितने HCl बने, दो HCl, एक ये HCl और ये एक HCl, इस तरीके से दो HCl आपके बन गए। और यहाँ पे आपको Br2 भी दिख रहा है, तो इसी तरीके से यहाँ पे Br2 मतलब ब्रोमीन जो होता है वो भी फॉर्म होता है, समझ गए। तो इस तरीके से ये वाली रिएक्शन आपकी होती है। अब थर्ड केस में हम लोग देख रहे हैं रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ हाइड्रोजन, मतलब जो आपके नॉन मेटल है, मतलब ये जो आपके अलग अलग टाइप के गैसेस है वो हाइड्रोजन के साथ में कैसे क्या रिएक्ट करते हैं। तो याद रखना सबसे पहले हम सल्फर को ले रहे हैं, जब आप उसके अंदर में हाइड्रोजन गैस को डालते हो तो वहां पे आपका बनता है H2S गैस, ठीक है। H2S गैस वहां पे फॉर्म होती है, ठीक है, डाई हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। और जब आप नाइट्रोजन की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ में करते हो तो वहां पे आपकी कौन सी गैस फॉर्म होती है, अमोनिया गैस, ठीक है, समझ गए ना। और इसका होता है डाई हाइड्रोजन सल्फाइड। तो इस तरीके से ये वाली आपकी रिएक्शन होती है, समझ गए। तो मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि कैसे क्या ये सारी रिएक्शंस होती है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग आयोनिक कंपाउंड्स को। तो याद रखना ऐसे कंपाउंड्स जो दो चीजों से बनते हैं, नेमली कटायन मतलब ऐसे स्पेसीज जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, एंड अनायन मतलब ऐसी स्पेसीज जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, उनको हम लोग आयोनिक कंपाउंड बोलते हैं। तो याद रखना ऐसे कंपाउंड जो दो टाइप के यूनिट से बनते हैं, कटायन और अनायन। कटायन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, अनायन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, उसको हम लोग बेसिकली आयोनिक कंपाउंड बोलते हैं। याद रखना कटायन और अनायन दोनों का ही चार्ज एक दूसरे के अपोजिट होता है, एक का प्लस एक का माइनस, इसलिए उनके बीच में हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, समझ गए। और यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आप लोग आयोनिक बॉन्ड भी बोलते हो। तो क्या क्या याद रखना है कि जो भी आपका आयोनिक कंपाउंड होता है वो दो टाइप की चीजों से बनता है, कटायन और अनायन। कटायन के ऊपर चार्ज पॉजिटिव होता है, अनायन के ऊपर चार्ज नेगेटिव होता है। नेक्स्ट पॉइंट, कटायन और अनायन के बीच में अगर आप ध्यान से देखते हो तो जो फोर्स एग्जिस्ट करता है उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये आप लोगों ने फिजिक्स में भी आप लोग 11th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले हो, 11th-12th में। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो पॉजिटिवली चार्ज आयन और नेगेटिवली चार्ज आयन के बीच में फॉर्म होता है, ठीक है। और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इसी को हम लोग आयोनिक बॉन्ड भी बोलते हैं। आगे देखते हैं, आयोनिक कंपाउंड जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। रीजन ये है क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज से कैंसिल हो जाता है,
इसी का मतलब आपके आयोनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आयोनिक कंपाउंड किस क्रिस्टलाइन नेचर के होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ NaCl की, नमक की, तो नमक में देखो छोटे छोटे गड़ी, जो गड़ा शक्कर जैसे होता है ना, गड़ी शक्कर, वैसे नमक का भी वो गड़ा वाला फॉर्म होता है जिसको आप काला नमक बोलते हो, तो वो क्रिस्टलाइन नेचर का होता है। लेकिन जब आप उसके ऊपर उसको ठोकते हो तो वो बारीक बारीक पीसेस में ब्रेक हो जाता है। समझ गए ना। नमक के जो क्रिस्टल होते हैं बेसिकली वो काफी स्मूथ और शाइनी नेचर के होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा, द अरेंजमेंट ऑफ आयन इज डिफरेंट इन डिफरेंट आयोनिक कंपाउंड्स। ठीक है, मतलब हर एक आयोनिक कंपाउंड में अरेंजमेंट आयंस का डिफरेंट रहता है। मैं ऐसा नहीं बोल सकती हूँ कि बेसिकली जो NaCl है वो MgCl2 जैसा ही होगा, वो KCl जैसा ही होगा, ऐसा हम नहीं बोल सकते। भले ये भी आयोनिक कंपाउंड है, ये भी आयोनिक कंपाउंड है, ये भी, बट इसमें जो अरेंजमेंट है आयंस का वो कम्प्लीटली डिफरेंट रहता है। अगर आयंस का अरेंजमेंट ही डिफरेंट है तो याद रखना उनका शेप भी डिफरेंट रहेगा, है ना, और क्रिस्टल्स भी कैसे रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे। ठीक है, अब जो आपको आगे देखना है वो ये है कि किसी भी आयोनिक कंपाउंड के क्रिस्टल स्ट्रक्चर के ऊपर में कुछ फैक्टर्स होते हैं। मतलब ऐसे कुछ फैक्टर्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ आयोनिक कंपाउंड में। जो पहला फैक्टर है वो है साइज ऑफ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज आयन। मतलब पॉजिटिवली चार्ज आयन का मतलब ही आपके कटायन का, एंड नेगेटिवली चार्ज आयन का मतलब ही आपके अनायन का साइज कैसा है। तो बेसिकली आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा, अलग अलग आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज अलग अलग है, उनका शेप अलग अलग है, उनमें आयन का अरेंजमेंट अलग अलग है। तो ऐसा क्यों है? रीजन ये है, पहला फैक्टर जो कहता है वो ये है कि जो भी आपका साइज है, पॉजिटिवली चार्ज आयन का मतलब ही कटायन का, और नेगेटिवली चार्ज आयन का मतलब ही अनायन का, हर एक टाइप के सॉल्ट में वो कैसा होता है, वो डिफरेंट होता है। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द आयन इज ऑल्सो डिफरेंट। मतलब कभी किसी केस में कटायन के ऊपर में पॉजिटिव 1+ चार्ज होता है, कभी 1+2 होता है, कभी +3 होता है, तो वो डिपेंड करता है। इन द सेम फैशन जो भी आपका अनायन है उसके ऊपर में भी चार्जेस कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं, -1, -2, -3। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा, जितने भी आयोनिक कंपाउंड हैं उनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिफरेंट है, उनका आयन का अरेंजमेंट डिफरेंट है, उनका शेप डिफरेंट है। एंड द रीजन बिहाइंड दैट इज कि बेसिकली जो भी आयंस है, पॉजिटिवली चार्ज आयन और नेगेटिवली चार्ज आयन, उनका साइज डिफरेंट होता है और इसी के साथ साथ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज भी आपका डिफरेंट होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड को। तो आयोनिक कंपाउंड की कुछ जनरल प्रॉपर्टीज होती है जिनको हम लोग देख लेते हैं। जो भी अट्रैक्टिव, टोटल 5 प्रॉपर्टीज होती है। द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज आयन इज स्ट्रॉन्ग। इसलिए आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि जितने भी जनरली आयोनिक कंपाउंड है वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। रीजन ये होता है क्योंकि बेसिकली कटायन और अनायन के बीच में जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही स्ट्रांग होता है। और आप सभी को ये बात बहुत अच्छे तरीके से पता है कि जो भी आपके सॉलिड होते हैं उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है। इसलिए आयोनिक सॉलिड कैसे फॉर्म में होते हैं, सॉलिड स्टेट में। समझ गए ना। इसीलिए हम उनको आयोनिक कंपाउंड और आयोनिक सॉलिड भी बोलते हैं क्योंकि वो सॉलिड स्टेट में एक्ट करते हैं, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। रीजन ये है क्योंकि जो भी कटायन और अनायन के बीच में का फोर्स है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है। नेक्स्ट पॉइंट, आयोनिक कंपाउंड ब्रिटल नेचर के होते हैं। रीजन ये है कि जब आप उनको जब आप उनके ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हो, प्रेशर अप्लाई करने का मतलब ये हुआ कि जब आप उनको खलबत्ते में ठोकते हो या जब आप उनको बत्ते से ठोकते हो तो आप लोगों ने ये देखा कि वो जो नमक के गड़े होते हैं वो पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो पाउडर्ड फॉर्म ब्रिटल नेचर का होता है। तो आप लोगों ने क्या देखा कि जो भी आपके आयोनिक कंपाउंड होते हैं वो ब्रिटल नेचर के होते हैं। मतलब ही जब आप उन पे प्रेशर को अप्लाई करते हो तो वो छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, मतलब मेल्ट करने के लिए टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा लगेगा और बॉईल करने के लिए टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा लगेगा। तो पहला पॉइंट आप लोगों ने ये देखा कि जो भी कटायन और अनायन है आयोनिक कंपाउंड में, उनके बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसके वजह से आयोनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं।
आयोनिक कंपाउंड के ऊपर जब आप प्रेशर को अप्लाई करते हो तो वो छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक हो जाते हैं, मतलब ही वो ब्रिटल होते हैं। और इसी के साथ साथ आप लोगों ने ये भी देखा कि उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, इसलिए उनको मेल्ट करने के लिए और बॉइल करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर लगता है, जिसमें आप ये भी कह सकते हो कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आयोनिक कंपाउंड बहुत ही ज़्यादा होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है फोर्थ पॉइंट, जो कि ये कहता है 3 पॉइंट अपन लोगों ने देखे, टोटल 5 पॉइंट है। आयोनिक कंपाउंड आर वाटर सोल्यूबल, वो वाटर में सोल्यूबल होते हैं। रीजन ये है, जैसे कि आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हो इस डायग्राम में, अगर मैं NaCl की बात करती हूँ और NaCl के अंदर अगर मैं वाटर को डालती हूँ, मतलब ये H2O को डालती हूँ, तो NaCl में टोटल 2 टाइप की चीजें, एक होता है Na+ और एक होता है Cl-। अगर मैं बात करती हूँ वाटर की, तो वाटर में भी 2 चीजें हैं, एक होता है H और एक होता है OH। अब आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। और आपको ये बात तो भाई बहुत ही बढ़िया तरीके से पता है कि प्लस जो होता है वो हमेशा लाइक करता है माइनस को, माइनस जो होता है वो हमेशा लाइक करता है प्लस को। अब सोडियम के ऊपर में, Na के ऊपर में पॉजिटिव चार्ज है, मतलब जाहिर सी बात है इसके पास में क्या जाएंगे, सारे के सारे OH- आयन इसके पास में जाएंगे। समझ गए ना? चलिए आगे देखते हैं। अगर मैं बात करती हूँ Cl की, तो Cl के ऊपर चार्ज है नेगेटिव, इसका मतलब इसके पास में सारे के सारे H+ आयन जाएंगे, तो सभी तरफ क्या जाएंगे, H+ आयन जाएंगे। तो इस तरीके से वाटर में भी 2 टाइप के आयन थे, H+ और OH- आयन, और NaCl में भी 2 टाइप के आयन थे, Na+ और Cl- आयन। अब इनके अपोजिट आयन जो है वो एक दूसरे के साथ में रिएक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ही NaCl वाटर के अंदर में सोल्यूबल होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख रहे हैं 5th पॉइंट को, जो कि है आपका लास्ट पॉइंट। द आयोनिक कंपाउंड कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कैसे क्या, देखो ये भी आपका जो मैंने लिया है ऊपर में, वो भी आपका आयोनिक कंपाउंड ही है, ये भी आपका आयोनिक कंपाउंड ही है, बट ये सॉलिड फॉर्म में है, सॉलिड स्टेट में है। और ये भी आपका आयोनिक कंपाउंड ही है, बट ये वाला जो आपका आयोनिक कंपाउंड है ये आपने मोल्टन और एक्वस फॉर्म में लिया है, मतलब ही इसके अंदर में आपने वाटर भी डाला है। समझ गए ना? तो अगर मैं बात करती हूँ आयोनिक कंपाउंड की सॉलिड स्टेट में, तो सॉलिड स्टेट में बेसिकली आयन्स जो है वो मूव नहीं कर सकते। इसका मतलब अगर आयन मेरे मूव नहीं कर सकते, इसका मतलब आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि ये जो है ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी कंपाउंड या कोई भी लिक्विड या कोई भी सॉलिड जो भी होगा वो इलेक्ट्रिसिटी को तभी कंडक्ट कर पाएगा जब उसके आयन्स मूव होंगे, जब इलेक्ट्रॉन्स मूव होंगे, जब कटायन मूव होंगे, जब अनायन मूव होंगे। बट अगर मैं आयोनिक कंपाउंड को सॉलिड स्टेट में लेती हूँ तो यहाँ पे ये आयन्स मूव नहीं हो सकते। इसका मतलब आयोनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में कभी भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता है। बट वही अगर मैं आयोनिक कंपाउंड को वाटर में लेती हूँ, तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि जब हम आयोनिक कंपाउंड को वाटर में लेते हैं तो वो वाटर के साथ में इस तरीके से अलग अलग रिएक्शन शो करता है, वाटर के आयंस के साथ में मिक्सअप होने लगता है। इसका ही मतलब आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि अब वो आयंस एक दूसरे के साथ में मूव हो सकते हैं। इसका मतलब ही मोल्टन और एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं मेटलर्जी। तो आपको याद रखना है एक ऐसी साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिगार्डिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द ओर्स एंड देयर प्यूरिफिकेशन फॉर द यूज इज कॉल्ड एज मेटलर्जी। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें आप मेटल का एक्सट्रैक्शन देखते हो कि कैसे क्या मेटल को एक्सट्रैक्ट कराएंगे उनके ओर्स से और कैसे क्या मेटल को प्यूरिफाई कराएंगे, उस प्रोसेस को आप लोग मेटलर्जी बोलते हो। चलिए, तो अब हम लोग देख रहे हैं बेसिकली ऑकरेंसेस ऑफ मेटल को, कि मेटल जो होते हैं वो कैसे कैसे क्या ऑकर करते हैं। चलिए देखते हैं। अगर मैं बात करती हूँ ऑकरेंसेस ऑफ मेटल की, तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि कुछ मेटल्स जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और वो फ्री स्टेट में ऑकर नहीं करते। मतलब आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि कुछ एलिमेंटल्स जो है वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब वो जैसे है वो वैसे ही फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, जैसे कि सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। ये जो मेटल होते हैं ये कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो कि फ्री स्टेट में ऑकर करते हैं, मतलब वो फ्री स्टेट में दिखने को आपको मिलते हैं। बट अगर मैं बात करती हूँ कुछ ऐसे मेटल्स की
तो कुछ मेटल्स जो होते हैं वो अपने फ्री स्टेट में कभी भी एग्जिस्ट नहीं करते, वो कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। या तो वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर लेते हैं, या तो वो कार्बोनेट के साथ कंबाइन कर लेते हैं, या तो वो सल्फाइड के साथ, या तो नाइट्रेट के साथ कंबाइन कर लेते हैं। मतलब आप लोगों ने यहाँ पे क्या क्या देखा, आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, ये कुछ ऐसे मेटल्स है जो कि आपके फ्री स्टेट में ऑकर होते हैं, फ्री स्टेट में। बट वही अगर मैं बात करती हूँ कुछ ऐसे मेटल्स की, तो कुछ मेटल्स जो होते हैं वो ऑकर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड। मतलब जब वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन शो करते हैं तो वो ऑक्साइड के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। कुछ जो होते हैं वो कार्बोनेट के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब ही उनमें CO3 2- आयन होता है। कुछ मेटल्स जो होते हैं वो सल्फाइड्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब उनमें सल्फर होता है। और कुछ मेटल्स जो होते हैं वो नाइट्रेट्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब ही उनमें NO3- आयन होता है। तो डिपेंड करता है मेटल टू मेटल। कुछ मेटल कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं और कुछ मेटल आपके फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। चलिए आगे हम लोग देख रहे हैं द कंपाउंड्स ऑफ मेटल दैट ऑकर इन नेचर अलोंग विद इम्प्योरिटीज, उसको आप लोग मिनरल्स बोलते हो। तो आपको क्या याद रखना है कि जब आप मेटल के कंपाउंड्स को लेते हो और उसी के साथ साथ आप उसके अंदर में इम्प्योरिटीज भी अगर दिखने को मिलती है तो उसको मेटल बोलते हैं। मतलब अगर आपका मेटल का कंपाउंड है और मेटल के कंपाउंड के साथ में अगर कुछ ना कुछ उसके अंदर में इम्प्योरिटीज है, तो इन दोनों को मिला करके जो बनता है उसको हम लोग मिनरल बोलते हैं। और अगर मैं बात करती हूँ हमारे अर्थ की, तो हमारे अर्थ में मेटल जो होते हैं वो जनरली कंबाइंड फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं और उन्हीं के साथ साथ कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज भी होती है। क्योंकि अगर मैं बोलूँ तो दुनिया में भाई कोई भी चीज़ प्योर नहीं है ना, तो सभी जगह पे कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज तो है ही। तो अगर आप मेटल्स के कंपाउंड को लेते हो और उनमें कुछ ना कुछ अगर इम्प्योरिटीज को डालते हो, तो जो भी चीज़ वहाँ पे दिखती है आपको जैसे मेटल का कंपाउंड और साथ ही साथ इम्प्योरिटीज भी होता है, उसको आप मिनरल्स बोलते हो। ठीक है। अब ऐसे मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल कैन बी सेपरेटेड इकोनॉमिकली आर कॉल्ड एज ओर्स। ठीक है। तो आपको बस इतना ही याद रखना है, ऐसे मिनरल्स जिसमें से आप मेटल्स को निकाल सकते हो प्रॉफिटेबली। इसका मतलब कहना मुझे ये है कि जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ लेटेस्ट से कॉपर की, तो कॉपर के तो बहुत सारे मिनरल्स है, जैसे कि चाल्को पायरेट है ना, कॉपर कार्बोनेट है, कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर सल्फाइड है। लेकिन ये सभी में से अगर ये सारे के सारे मिनरल्स की मैं बात करूँ, तो ये चारों ही मिनरल में से जो मेरा एक मिनरल है उससे मैं मेटल को अगर सेपरेट करती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो एक वैसा मिनरल जिससे अगर मैं मेटल को सेपरेट करती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक प्रॉफिट होता है, उसको आप ओर्स बोलते हो। जैसे कि अगर मैं कॉपर की बात करूँ तो यहाँ पे कॉपर सल्फाइड भी होता है, इसी के साथ साथ कॉपर ऑक्साइड भी होता है, इसी के साथ साथ कॉपर इसी कॉपर क्या बोलते हैं ये भी होता है, नाइट्राइड भी होता है, नाइट्रेट। तो आप लोगों ने यहाँ पे क्या देखा, कॉपर सल्फाइड भी मिनरल है कॉपर का, कॉपर ऑक्साइड भी मिनरल है कॉपर का, कॉपर नाइट्रेट भी मिनरल है कॉपर का। लेकिन इन तीनों में से आप लोगों ने यहाँ पे जो देखा वो ये देखा कि जो आपका कॉपर सल्फाइड है वो ओर है, क्योंकि ये जो मिनरल है जब आप इससे कॉपर को निकालते हो तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है, इकोनॉमिक प्रॉफिट होता है, इसलिए आप उसको ओर बोलते हो। समझ गए। तो सभी मिनरल ओर नहीं हो सकते, याद रखना वही मिनरल ओर होता है जिससे हम जब मेटल को सेपरेट करते तो हमको इकोनॉमिक प्रॉफिट होता है। ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखते हो तो किसी भी मिनरल में मेटल का कंपाउंड तो है ही, लेकिन उसी के साथ में बहुत सारी इम्प्योरिटीज मतलब कचरा भी होता है, जैसे कि सॉइल, मिट्टी, सैंड, रॉकी सब्सटेंसेस, है ना। तो ये सारे इम्प्योरिटीज को मतलब ही ये सारे कचरा को आप लोग गैंग बोलते हो। तो याद रखना गैंग मतलब गुंडे वाली गैंग नहीं भाई, ये कचरा होता है। कचरा मतलब ही जो सॉइल, सैंड, रॉकी सब्सटेंसेस, वो सारी चीजें। द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें आप मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हो प्योर स्टेट में या प्योर फॉर्म में और से, उस पूरी प्रोसेस को आप मेटालर्जी बोलते हो। ठीक है।
अब आगे हम लोग देख रहे हैं बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मेटलर्जी। तो उसमें सबसे पहला जो बेसिक प्रिंसिपल है, पहला जो स्टेप है वो है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन का मतलब ये होता है कि इस प्रोसेस में आप गैंग को, मतलब ही इस प्रोसेस में आप इम्प्योरिटीज को रिमूव करने वाले हो फ्रॉम दी ओर्स। तो याद रखना जो बेसिक प्रिंसिपल है मेटलर्जी का, उसमें सबसे पहला जो स्टेप है वो है आपका कंसंट्रेशन ऑफ ओर। और कंसंट्रेशन ऑफ ओर में आप इम्प्योरिटीज को, मतलब ही कचरे को, मतलब ही गैंग को रिमूव करने वाले हो, सेपरेट करने वाले हो फ्रॉम द ओर्स। और उस प्रोसेस को आप लोग क्या बोलते हो? कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। ठीक है। अब जो कंसंट्रेशन का प्रोसेस है वो डिपेंड करता है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल में, मतलब किस टाइप का मेटल आप एक्सट्रैक्ट करवाने वाले हो। ठीक है। इसी के साथ साथ कौन सी फैसिलिटीज अवेलेबल है, ये सारी फैक्टर्स हम लोगों को कंसिडर करने पड़ते हैं। चलिए, अब जो कंसंट्रेशन ओर का है उसमें बहुत सारे मेथड्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहली जो मेथड है वो है सेपरेशन बेस्ड ऑन ग्रेविटेशन। उसके बाद में उसमें और दो मेथड है, और उसके बाद में जो नेक्स्ट है बेसिकली उसका नाम है मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। मतलब ही कंसंट्रेशन को करवाने के देखो कितने सारे वे हैं। पहला वे मैंने आपको क्या बताया? पहला वे मैंने आपको बताया सेपरेशन बेस्ड ऑन ग्रेविटेशन, जिसमें दो मेथड थी, राइट, रिफ्लेटेबल और हाइड्रोलिक सेपरेशन। सेकेंड है मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, ठीक है। और थर्ड मेथड जो है अपन जो देखने वाले हैं वो है आपकी फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड, राइट। थर्ड मेथड जो है वो है आपकी फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड। और इसके बाद में जो फोर्थ मेथड है वो है आपकी लीचिंग, ठीक है। इसके बाद में जो फिफ्थ मेथड है, तो इस तरीके से आप लोगों ने ये देखा कि टोटल 4 टाइप की मेथड आपको देखने को मिल रही है। समझ गए ना? इस तरीके से टोटल 4 टाइप की मेथड आप देखने वाले हो। लीचिंग, ठीक है। इसी के बाद में सेपरेशन बेस्ड ऑन ग्रेविटेशन। इसी के साथ में आप देखने वाले हो फ्रॉथ फिल्ट्रेशन, और इसी के साथ में आप लोग देखने वाले हो मैग्नेटिक सेपरेशन। तो कंसंट्रेशन को करवाने के टोटल 4 अलग अलग वे है। समझ गए? तो इस तरीके से आपको याद रखने का है। तो अगर मैं बात करती हूँ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल की, तो उसमें सबसे पहला जो स्टेप है वो है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। याद रखना, कंसंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब ही क्या होता है? मैंने आपको अभी बताया, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें आप गैंग को रिमूव करवाने वाले हो, उसको आप लोग, मतलब ही इम्प्योरिटीज को, मतलब ही आप कचरे को रिमूव करवाने वाले, उसको आप कंसंट्रेशन ऑफ ओर बोलते हो। उसमें सबसे पहला मेथड जो है वो है आपका सेपरेशन बेस्ड ऑन ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन की अगर मैं बात करती हूँ, इसका ही मतलब हम लोग सेपरेशन को वेट के बेसिस पे सेपरेट करने वाले हैं। हम लोग ओर्स को, है ना, हम लोग ओर्स को इम्प्योरिटी से वेट के बेसिस पे सेपरेट करवाने वाले हैं। उसमें सबसे पहली मेथड जो है वो है आपकी रिफ्लेटेबल मेथड, और सेकेंड मेथड जो है वो है हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड। तो अभी हम देख रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर का सबसे फर्स्ट स्टेप, जिसका नाम है सेपरेशन बेस्ड ऑन ग्रेविटेशन। उसमें हम लोग देख रहे हैं सबसे पहली मेथड को, जिसका नाम है रिफ्लेटेबल मेथड। चलिए स्टडी करते हैं रिफ्लेटेबल मेथड को, कि रिफ्लेटेबल मेथड क्या कहता है। इन दिस मेथड द रिफ्लेटेबल इज मेक्स बाय मेड। देखो मतलब बेसिकली क्या है, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो यहाँ पे गांव के जो लोग होते थे, गांव के लोग अगर उनको सपोज धान निकालने का है, गेहूं से अगर उनको धान निकालना है तो वो एक एक धान को नहीं निकालते। जो लोग गांव के होंगे उनको ये बात बहुत अच्छे से पता है, वो लोग ऐसे खड़े रह के ऐसा 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 करते हैं। तो जब वो ऐसा 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 करते ना, तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि धान एक तरफ जाके गिर जाती है और गेहूं एक तरफ जाके गिरते हैं। रीजन ये है कि जो गेहूं की धान है बेसिकली उनका वेट बहुत ही कम होता है, और जो गेहूं का दाना होता है उसका वेट बहुत ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से आप गेहूं को उसकी धान से सेपरेट करवा सकते हो। समझ गए ना? तो बस वही वाला काम यहाँ पे हम लोग करने वाले। रिफ्लेटेबल मेथड में आप लोगों ने ये देखा, एक है ओर और दूसरा है इम्प्योरिटी। अब आपको जो याद रखना है वो ये है कि जो ओर है बेसिकली उसका जो वेट है वो हाई है, और जो इम्प्योरिटीज है उसका वेट कैसा है? उसका वेट कम है। जैसे बिल्कुल गेहूं और धान, तो गेहूं का वेट ज़्यादा है तो गेहूं एक तरफ जाके गिरेगा, और धान का वेट कम है तो धान दूसरी तरफ जाके गिरेंगे। उसी तरीके से जब आप रिफ्लेटेबल पे एक टेबल को कंसिडर करते हो, उसमें 2 टाइप की चीज़ें लेते हैं, ओर्स और इम्प्योरिटीज, ठीक है।
जो आपके ओर्स है उनका वेट ज़्यादा है, जो इम्प्योरिटीज है उनका वेट कम है। और आप लोग, अब मैं आप लोगों को यहाँ पे समझा देती हूँ उसको कि बेसिकली कैसे क्या हो रहा है, ज़रा ध्यान देना। यहाँ पे आप लोगों ने ये देखा, यहाँ पे आप लोग पाउडर्ड फॉर्म को लेते हो ओर के, और यहाँ से पाउडर्ड फॉर्म को जाते हो, और यहाँ पे आप लोगों ने बेसिकली एक छोटे से टेबल को कंसिडर किया है, और इस टेबल को हम लोग क्या बोलते हैं, इस टेबल को हम लोग बोलते हैं विल्फे टेबल, विल्फे टेबल, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं विल्फे टेबल। विल्फे टेबल इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सारे ऐसे ऐसे लाइनिंग्स बनाए गए हैं, बहुत सारे आपको यहाँ पे लाइनिंग्स दिखने को मिलेंगे, राइट। अब ये जो टेबल है इसको कंटिन्यूसली आप लोग वाइब्रेट कराएंगे, मतलब ये जो टेबल है ये कंटिन्यूसली ऐसे 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 वाइब्रेट होते रहेगा, और यहाँ से आप लोग पाउडर्ड ओर को डालेंगे। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि जब आप पाउडर्ड ओर को इस विल्फे टेबल से डालेंगे, मतलब बस वो गेहूं वाला ही टेक्निक है अपना, तो आप लोगों ने यहाँ पे जो ऑब्जर्व किया वो ये है कि जो भी आपकी गैंग है, क्योंकि पाउडर्ड ओर के अंदर में गैंग भी तो है, तो जो भी आपकी गैंग है, मतलब जो भी आपका कचरा है, आपको तो उसको रिमूव करना है ना। तो जब आप बेसिकली इस टेबल को वाइब्रेट करते हो तो जो भी गैंग है, जो भी फाइनर पार्टिकल्स है, वो ये नीचे आके जमा हो जाते हैं। कचरा जो होता है वो बहुत ही हल्का होता है, उसका वेट बहुत ही कम होता है, तो वो डायरेक्टली नीचे आके जमा हो जाता है, समझ गए। और जो भी आपका ओर है बेसिकली वो ओर यहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है। ये जो लाइनिंग्स है ना, इसके अंदर में ओर का वेट ज़्यादा होता है तो वो अटक जाता है। तो इस तरीके से आप लोग ओर्स को उसके कचरे से, मतलब ही गैंग से रिमूव करवा सकते हो। तो ये भी सबसे बढ़िया मेथड हुआ कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स का, समझ गए। इस मेथड में आपने ओर्स को सेपरेट करवाया गैंग से ऑन द बेसिस ऑफ वेट, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ वेट, क्योंकि गैंग का वेट कम है, ओर का वेट ज़्यादा है, तो आपने वेट के बेसिस पे ये सेपरेशन करवाया, इसलिए आप लोग इसको सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेविटेशन भी बोलते हो। तो उसमें था ये आपका फर्स्ट मेथड जिसका नाम था विल्फे टेबल मेथड, समझ गए। आगे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट जो है वो है हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड। आपको ये बात बहुत अच्छे से याद रखना है, सेपरेशन बेस्ड ऑन ग्रेविटेशन जो है वो सबसे फर्स्ट मेथड है कंसंट्रेशन ऑफ ओर का, और उसमें दो मेथड थी, विल्फे टेबल मेथड और हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड। तो अब हम लोग देख रहे हैं हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड को, ठीक है। तो हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड जो है बेसिकली वो बेस्ड होता है ऑन द वर्किंग ऑफ मिल, जैसे आपकी मिल वर्क करती है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले तो आप लोग पाउडर्ड ओर को लेते हो, जाहिर सी बात है पाउडर्ड ओर अगर आपने लिया है तो उसमें गैंग भी होगा, इसका ही मतलब उसमें क्या होगा, उसमें आपकी इम्प्योरिटीज भी होगी, समझ में आ गया। पाउडर्ड ओर में आप लोगों ने गैंग को लिया, मतलब ही उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज भी होगी। अब यहाँ पे देखो आप लोग बेसिकली करवा क्या रहे हो, नीचे से आप लोग वाटर का फ्लो दे रहे हो, नीचे से वाटर जा रहा है। अब अगर वाटर जाता है तो कहीं ना कहीं ये वाटर भी यहाँ पे रहेगा और भी यहाँ पे रहेंगे। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि सबसे पहले तो आप लोगों ने इसके लिए एक छोटा सा टैंक जैसा ले लिया है, एक छोटा सा, जिसको हम लोग बोलते हैं टैपरिंग वेसल। इस वेसल को हम लोग क्या बोलते हैं, इस वेसल को हम लोग बोलते हैं टैपरिंग वेसल। और इस मेथड को आप लोग हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड इसलिए बोलते हो क्योंकि इस मेथड में आप लोग वाटर का यूज करने वाले हो फॉर द सेपरेशन, इसलिए इस मेथड को आप लोग हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड बोलते हो। यहाँ पे आप लोग पाउडर्ड ओर को लेते हो, ठीक है, और नीचे से वाटर का फ्लो करवाते हो, और यहाँ से आपने एक आउटलेट दिया है। अब आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि जो गैंग के पार्टिकल है उनका वेट कैसा होता है, उनका वेट बहुत ही कम होता है, और जो पाउडर्ड ओर होता है उसका वेट ज़्यादा होता है। तो जो गैंग है उसका वेट कम है, मतलब वो पानी के फ्लो के साथ यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि एक तरफ था पाउडर्ड ओर और उसके अंदर में था गैंग, जिसको आप कचरा या इम्प्योरिटीज भी बोलते हो, आपको उसको रिमूव करवाना था। तो जब आप नीचे से वाटर को फ्लो करवाते हो तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि जो गैंग है उसका वेट बहुत कम है, जो इम्प्योरिटीज है उसका वेट बहुत कम है, और वो पानी के फ्लो के साथ में, पानी के बहाव के साथ में रिमूव हो जाएगा। तो जो भी यहाँ पे बचेगा वो आपका क्या रहेगा, पाउडर्ड ओर, समझ गए ना। उसके बाद में हम लोग देख रहे हैं मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। तो इसके पहले कंसंट्रेशन ऑफ ओर के लिए हम लोगों ने जो पहली मेथड देखी थी वो थी सेपरेशन बेस्ड ऑन ग्रेविटेशन, जिसमें दो मेथड थी, विल्फे टेबल मेथड एंड हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड।
अब जो नेक्स्ट आपकी कंसंट्रेशन ऑफ ओर मतलब को ओर को अगर गैंग से रिमूव करना है, इम्प्योरिटीज से रिमूव करना है, तो जो नेक्स्ट मेथड है वो है मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। तो चलिए गाइस, ज़्यादा टाइम वेस्ट के बिना अब हम लोग देखते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड को। जैसे कि इसका नाम ही है मैग्नेटिक, मतलब आप लोग मैग्नेटिक नेचर के हिसाब से इसको सेपरेशन को करवाने वाले हो, इसलिए आप इसको मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड बोलते हो। समझ गए? अब देखो आप लोगों ने क्या किया, इसके लिए आप लोगों ने दो टाइप के रोलर कंसिडर किए। ये है आपका पहला रोलर और ये है आपका सेकंड रोलर। ऐसे आप लोगों ने टोटल दो टाइप के रोलर कंसिडर किए। जो पहला वाला रोलर है उसका नाम है मैग्नेटिक रोलर, ठीक है, याद रखना। पहले रोलर का नाम है मैग्नेटिक रोलर और सेकंड वाला जो रोलर है उसका नाम है नॉन मैग्नेटिक रोलर। तो याद रखना, रोलर टोटल दो टाइप के हैं, मैग्नेटिक रोलर और नॉन मैग्नेटिक रोलर, ठीक है। मैग्नेटिक रोलर मतलब ही ऐसा रोलर जो मैग्नेट के जैसा एक्ट करता है ना, चुंबक वाली प्रॉपर्टी दिखाता है। और नॉन मैग्नेटिक रोलर मतलब ऐसा रोलर जो मैग्नेटिक नेचर का नहीं है, मतलब वो मैग्नेट के जैसा एक्ट नहीं करता है। अब यहाँ पे आप लोग जो ओर लेंगे, बेसिकली इसमें दो टाइप के सब्सटेंसेस है। इस ओर में मैग्नेटिक सब्सटेंसेस भी है और इसी के साथ साथ इस ओर के अंदर में नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस भी है। समझ में आ गया? और यहाँ पे आप लोगों ने एक बेल्ट लिया है, इस बेल्ट से ये दोनों ही रोलर को आपने अटैच किया है। इस बेल्ट का नाम होता है कन्वेयर बेल्ट और ये बेल्ट जनरली लेदर के सब्सटेंस से बना होता है, ठीक है। जब आप यहाँ से पाउडर्ड ओर को डालेंगे तो जाहिर सी बात है इस पाउडर्ड ओर में मैग्नेटिक और इसी के साथ साथ नॉन मैग्नेटिक दोनों ही टाइप के सब्सटेंसेस प्रेजेंट है, राइट। तो जो अगर आपका सब्सटेंस सपोज मैग्नेटिक नेचर का है तो वो मैग्नेट को जाके अट्रैक्ट कर जाएगा, वो मैग्नेट को जाके चिपक जाएगा। और अगर आपका सब्सटेंस नॉन मैग्नेटिक नेचर का है तो वो इस रस्सी के सहारे से, इस बेल्ट के सहारे से इसके अंदर में आके गिर जाएगा। समझ गए ना? तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि अगर आपका ओर जो है, अगर आपका पाउडर्ड ओर जो है वो मैग्नेटिक नेचर का है तो वो मैग्नेटिक रोलर को जाके चिपक जाएगा, अटैच हो जाएगा। और अगर आपका ओर नॉन मैग्नेटिक नेचर का है तो वो नॉन मैग्नेटिक रोलर को जाके नॉन मैग्नेटिक रोलर के पास जाएगा और इस तरीके से इस बेल्ट के हेल्प से वो जो है वो मूव होगा और दो अलग अलग कंटेनर में सेपरेट हो जाएगा। समझ में आ गया? इस तरीके से। तो इस तरीके से आपने ओर्स को सेपरेट करवाया ऑन द बेसिस ऑफ इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, चुंबक की प्रॉपर्टी, चिपकने की प्रॉपर्टी के हिसाब से आपने करवाया। अगर मैग्नेटिक है तो वो मैग्नेटिक रोलर के पास जाएगा और वो दूसरे बीकर में गिरेगा। अगर नॉन मैग्नेटिक है तो वो नॉन मैग्नेटिक रोलर के पास में जाएगा और दूसरे बीकर में गिरेगा। समझ गए? अब जो आगे का आपका पार्ट है, बेसिकली आपको जो याद रखना है वो जो है वो है थर्ड टेक्निक जिसका नाम है फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड। तो चलिए गाइस, ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना अब हम लोग देखते हैं फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड को। फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड में बेसिकली आप लोग दो अपोजिट टाइप की प्रॉपर्टीज को शो करने वाले सब्सटेंसेस को लेंगे। आप लोग हाइड्रोफिलिक मतलब ऐसे सब्सटेंसेस जो वाटर लविंग होते हैं, मतलब ही वाटर में सोल्यूबल होते हैं, और हाइड्रोफोबिक मतलब ही ऐसे सब्सटेंस जो वाटर को हेट करते हैं। ऐसे टोटल दो टाइप के आप सब्सटेंस लेने वाले हो। समझ गए? तो फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड में आप लोग दो टाइप के सब्सटेंसेस को लेंगे जिनकी प्रॉपर्टीज कंप्लीटली अपोजिट है। पहला है हाइड्रोफिलिक और सेकंड है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग है और हाइड्रोफोबिक जो होता है वो वाटर हेटिंग नेचर का होता है। समझ गए? अब यहाँ पे आप लोग देखो क्या क्या लेने वाले हो। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि एक बार हम लोग समझ लेते हैं इस चीज को। यहाँ पे आप लोगों ने ये ऑब्जर्व किया कि जो भी आपके मेटल के सल्फाइड है, मेटल के सल्फाइड बेसिकली आपका जो नेचर के है वो है बेसिकली हाइड्रोफोबिक नेचर के, मतलब ही वो वाटर को हेट करते हैं। तो इसको वेट करने के लिए आप लोग इसके अंदर में ऑयल डालेंगे। समझ गए? ये पहली चीज हुई। और जो भी आपके गैंग के पार्टिकल्स है, मतलब ही जो भी आपकी इम्प्योरिटीज है या कचरा है, वो जो होते हैं ना वो हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है। इसका ही मतलब वो वाटर लविंग होता है। तो आप लोग उसके अंदर में वाटर को डालते हो और ये बनी आपकी सेकंड चीज। ठीक है? मतलब आपने यहाँ पे क्या क्या लिया, मेटल के सल्फाइड को लिया, गैंग भी है
वाटर भी है और ऑयल भी है, इतनी सारी चीज़ें अपनी। मतलब ही मैं ये कह सकती हूँ कि आपने इसके अंदर में हाइड्रोफिलिक को भी लिया, इसके अंदर में हाइड्रोफोबिक को भी लिया। जब आप हाइड्रोफिलिक को भी ले रहे हो मतलब ही गैंग प्लस वाटर, और जब आप हाइड्रोफोबिक को भी ले रहे हो मतलब सल्फाइड प्लस ऑयल, तो बेसिकली यहाँ पे एक फ्रॉथ मतलब यहाँ पे एक फोम तैयार होता है ना। फेस 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 मतलब भी फोम या फ्रॉथ तैयार होता है। और जब आप कंटिन्यूसली इसको स्टर करते हो तो ये जो फेस है ये बहुत ऊपर ऊपर आने लगता है। आप लोगों ने देखा होगा जब आप निरमा के पानी को बहुत ज़्यादा घुमाते हो, बहुत ज़्यादा हिलाते हो, तो उसमें फेस और आने लगता है, उसमें झाग, उसमें फोम और आने लगता है। तो जब आप इसको बहुत ज़्यादा एगिटेट करते हो, स्टर करते हो, तो ये जो फोम है ये ऊपर ऊपर आने लगता है। और ये फोम के साथ साथ आपका जो सल्फाइड वाला ओर है, सल्फाइड वाला जो ओर होता है वो भी फोम के साथ यहाँ पे आ जाता है। तो इस तरीके से आप लोग ओर को गैंग से क्या करवा देते हो और गैंग नीचे आ जाती है। तो इस तरीके से आपने ओर को गैंग से क्या करवा दिया, सेपरेट करवा दिया। और अभी आपको समझ में आया कि आपने ओर को गैंग से कैसे क्या सेपरेट करवाया। जो झाग होता है जब उसको कंटिन्यूसली हिलाते जाते हो तो वो झाग ऊपर ऊपर आने लगता है, और लाइट वेट ओर को वो अपने साथ लेके साइड में रहता है, और गैंग जो होता है वो नीचे में रिमूव हो जाता है। समझ गए। अब हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट लीचिंग का प्रोसेस कि लीचिंग बेसिकली क्या होता है। याद रखना, एल्यूमिनियम, गोल्ड और सिल्वर जैसे एलिमेंट्स के लिए, ऐसे मेटल्स के लिए जनरली हम लोग लीचिंग प्रोसेस का यूज करते हैं उनका एक्सट्रैक्शन करवाने के लिए, राइट। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि बेसिकली ये लीचिंग मेथड होता क्या है। जरा यहाँ पे ध्यान देना। आप लोगों ने जो यहाँ पे देखा वो ये है कि सबसे पहले आप लोग ओर को लेते हो। अब जाहिर सी बात है, अगर आपने ओर लिया है तो ओर में तो गैंग भी है, मतलब ही गैंग का मतलब ही इम्प्योरिटीज, मतलब ही कचरा भी है। अब आप लोग क्या करेंगे, इसके अंदर में एक सॉल्वेंट डालेंगे। तो ये जो सॉल्वेंट है बेसिकली ये सॉल्वेंट जो है ये सॉल्यूबल तो होता है इन ओर, मतलब ओर इस सॉल्वेंट में सॉल्यूबल है। लेकिन जो भी आपकी गैंग है बेसिकली वो इनसॉल्युबल है इस सॉल्वेंट में। तो आप लोग ऐसा वाला सॉल्वेंट सिलेक्ट करने वाले हो या ऐसा वाला सब्सटेंस यूज करने वाले हो जैसे कि एक्वस NaOH, जैसे कि एक्वस Na2CO3। उसमें आप लोग ओर को गैंग इम्प्योरिटीज के साथ में डालेंगे। अब ये सॉल्वेंट में ओर तो आपका सोल्यूबल है लेकिन गैंग आपका सोल्यूबल नहीं है। तो इस तरीके से आप लोग स्टर करने के बाद फिल्टर कर लेंगे, और फिल्टर करने के बाद में आप लोग ओर को गैंग से क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। समझ में आया। तो ओर या गैंग को आप लोग सॉल्वेंट के अंदर डालेंगे। सॉल्वेंट जो होगा वो ओर में सोल्यूबल होगा, ऐसा ही सॉल्वेंट आप सिलेक्ट करेंगे, और गैंग में इनसोल्यूबल होगा, उसको आप फिल्टर करेंगे, और इस तरीके से आप ओर और गैंग को एक दूसरे से सेपरेट करवा सकते हो। उसके बाद में हम लोग देख रहे हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल को। तो पहली स्टेप आपकी क्या थी, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। सेकेंड स्टेप क्या है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। अब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में भी बेसिकली टोटल 3 टाइप है। पहला है एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल, सेकेंड है एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल, और थर्ड है एक्सट्रैक्शन ऑफ लीस्ट रिएक्टिव मेटल। क्योंकि भाई जब मेटल के टोटल 3 टाइप है मतलब उनकी रिएक्टिविटी भी कैसी है, डिफरेंट है। समझ गए ना। तो उस तरीके से उनके एक्सट्रैक्शन के प्रोसेसेस भी डिफरेंट रहेंगे। चलिए अब जो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है देखना, उनको हम लोग कैसे सेपरेट कर रहे हैं। उनको हम लोग सेपरेट करवा रहे हैं यूजिंग इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि जो भी कैथोड होता है ना, और एनोड होता है, आपको याद रखना है कि एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन नाम की रिएक्शन होती है। ऑक्सीडेशन का मतलब ही क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो भी आपका कैथोड होता है उस पे हमेशा ही रिडक्शन रिएक्शन होती है, और रिडक्शन रिएक्शन का मतलब ही क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो कि एनोड पे होती है जिसपे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो बेसिकली ये जो Cl- आयन है ये फॉर्म कर रहा है क्लोरीन और 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब ही यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। जो भी आपकी कैथोड की रिएक्शन है बेसिकली उस पर रिडक्शन हो रहा है, मतलब ही वहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और उससे एक मेटालिक कंपाउंड फॉर्म होता है।
तो इस तरीके से आप लोग सोडियम को, जो कि हाईली रिएक्टिव मेटल है, आपने उसको सेपरेट करवा दिया। समझ गए ना? तो इस तरीके से आप लोग इसको करवाते हो। अब नेक्स्ट है एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम भी एक अच्छा खासा रिएक्टिव मेटल है। आपको याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है कि बेसिकली एल्यूमिनियम जो होता है उसका ओर का नाम होता है बॉक्साइट। यहाँ से भी एमसीक्यू आ सकता है। एल्यूमिनियम का जो ओर है जिसका नाम बॉक्साइट है, उसका फॉर्मूला होता है Al2O3NH2। याद रखना, बॉक्साइट में 30 to 70% Al2O3 होता है। ये भी आपको याद रखना है, एमसीक्यू में कुछ भी आ सकता है। याद रखना, एल्यूमिनियम के ओर का नाम बॉक्साइट होता है, उसका फॉर्मूला होता है Al2O3NH2O, और बॉक्साइट में 30% से 70% Al2O3 होता है। अगर आपको इसका कंसंट्रेशन करवाना है तो चलिए देख लेते हैं इसका प्रोसेस क्या होता है। इसके प्रोसेस के लिए आप लोग सबसे पहले जो भी बॉक्साइट आपको दिया है आप उसको लेंगे, उसके अंदर में NaOH को डालेंगे। तो NaOH जब आप डालते हो, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था, अगर आप एक्वस NaOH लेते हो या एक्वस Na2CO3 लेते हो, तो ये कुछ ऐसे सॉल्वेंट है जिसमें आपका ओर सोल्यूबल होता है, लेकिन जिसमें आपका गैंग सोल्यूबल नहीं होता। और इस प्रोसेस को ही हम लोग लीचिंग बोलते हैं, है ना? तो एक्वस NaOH ले लो या एक्वस Na2CO3 ले लो। अगर उसमें ओर को डालते हो तो ओर तो उसमें सोल्यूबल है, लेकिन गैंग उसमें सोल्यूबल नहीं होता है, और उस प्रोसेस को आप लोग लीचिंग बोलते हो। तो सबसे पहले स्टेप में जब बॉक्साइट की रिएक्शन आप एक्वस NaOH के साथ करवाते हो तो उससे फॉर्म करता है NaAlO2, जिसको आप सोडियम एल्यूमिनेट बोलते हो, और वाटर। ये तो हुई आपकी स्टेप नंबर 1। अब स्टेप नंबर 2 में देखो आप लोग क्या करते हो। जो भी सोडियम एल्यूमिनेट फर्स्ट स्टेप में फॉर्म हुआ है उसको पकड़ के लाते हो, उसके अंदर वाटर डालते हो, तो उससे फॉर्म होता है NaOH और एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड। समझ गए ना? और इसके बाद आप एल्यूमिनियम के हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेशन करवा सकते हो। अब जो आप लोगों ने देखा वो ये देखा कि जो भी आपका एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड है, जब आप इसको ड्राई करवाते हो 1000 डिग्री सेल्सियस पर, जब आप इसको वॉश करवाते हो, फिल्टर करवाते हो, ड्राई करवाते हो एज पर द बेयर्स एंड हॉल्स प्रोसेस 1000 डिग्री पर, तो वहां पे आपका क्या फॉर्म होता है? Al2O3। और इस Al2O3 से फिर आप एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करवा सकते हो। समझ गए ना? तो आप लोगों ने क्या देखा कि ये वही वाली रिएक्शन है। ये रिएक्शन नहीं पड़ा तो भी चल जाएगा, NaOH के साथ पढ़ लो, क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर आपको बॉक्साइट का लीचिंग करवाना है तो कोई भी आप ले सकते हो। एक्वस NaOH भी ले सकते हो या एक्वस Na2CO3 भी ले सकते हो, चीज सेम ही रहेगी। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। मतलब जो भी आपका Al2O3 फॉर्म हुआ है उसका आप इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करवाने वाले हो। मतलब ही इलेक्ट्रोलिटिक सेल के प्रेजेंस में आप उसका रिडक्शन करवाएंगे। एल्यूमिना मतलब ही Al2O3। तो आप लोग बेसिकली क्या करने वाले हो, आप लोग Al2O3 को तो लेंगे ही लेंगे, उसी के साथ साथ इसके मिक्सचर में आप लोग क्रायोलाइट को और फ्लूओरस्पार को ऐड करेंगे। याद रखना, क्रायोलाइट और फ्लूओरस्पार को हम इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि जो आपका Al2O3 है इसका मेल्टिंग पॉइंट 2000 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा है। अब आप ही बताओ, अगर Al2O3 का मेल्टिंग पॉइंट 2000 डिग्री सेल्सियस से भी बहुत ज़्यादा है तो बेसिकली इसको मेल्ट करने के लिए आपको टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा लगेगा, और इतना टेम्परेचर अगर आप यूज़ करते हो तो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही ज़्यादा लॉस होगा। तो आप लोग क्रायोलाइट को या तो फ्लूओरस्पार को या तो दोनों को ही अगर ऐड किया तो बहुत ही बढ़िया है। अगर आप इसको ऐड कर देते हो तो अब Al2O3 का मतलब ही एल्यूमिना का मेल्टिंग पॉइंट 1000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है ना? मतलब कम हो गया, तो अब आपको मेल्ट करने के लिए टेम्परेचर कम लगेगा। MCQ क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है। ठीक है, जो भी रॉड आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हो उस रॉड का नाम है ग्राफाइट के रॉड। समझ में आ गया? यहाँ पे 2 टाइप के रिएक्शन होंगी, एनोड रिएक्शन और कैथोड। एनोड पे हमेशा इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है और ऑक्सीडेशन होता है। कैथोड पे हमेशा इलेक्ट्रॉन का गेन होता है और रिडक्शन होता है, और इस तरीके से यहाँ पे आपको आपका एल्यूमिनियम मेटल मिल जाता है।
आगे देखते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल। अभी तक के हम लोगों ने देखा था एक्सट्रैक्शन ऑफ स्ट्रांगली एक्टिव मेटल, और अब हम लोग देख रहे हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल। मतलब ऐसे मेटल वो उतने ज़्यादा तो रिएक्टिव नहीं है, मॉडरेट है उनका नेचर, लेकिन हम उनकी भी रिएक्टिविटी को, उनकी भी एक्सट्रैक्शन को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर आपको मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल के, ना तो वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है ना तो वो बहुत कम एक्टिव है, बीच टाइप के हैं, राइट। तो उसमें 2 टाइप की प्रोसेस इन्वॉल्व है। पहली स्टेप है रोस्टिंग और सेकंड वे है कैल्सिनेशन। अगर आप उस मेटल के सल्फाइड को लेते हो और उसके अंदर में ऑक्सीजन डालते हो तो वहाँ पे उस मेटल का ऑक्साइड और SO2 बनता है। मतलब अगर आपने सल्फाइड को ऑक्सीजन के साथ बर्न किया तो उस प्रोसेस को आप लोग रोस्टिंग बोलते हो, है ना। यहाँ पे SO2 गैस फॉर्म होती है और इसी के साथ साथ जिंक का ऑक्साइड फॉर्म होता है। अगर आप मेटल के कार्बोनेट को बर्न करवाते हो तो उस प्रोसेस को आप लोग कैल्सिनेशन बोलते हो। उसमें भी मेटल का ऑक्साइड तो फॉर्म होता ही है और CO2 गैस फॉर्म होती है। ठीक है, आपको जो बात यहाँ पे याद रखना है वो ये है कि अगर मैं बात करती हूँ रोस्टिंग की, तो रोस्टिंग में आप मेटल के सल्फाइड को लेंगे, मेटल के सल्फाइड के अंदर में ऑक्सीजन को डालेंगे और उससे क्या फॉर्म होगा, उससे फॉर्म होगा मेटल का ऑक्साइड प्लस SO2 गैस। सेकंड है आपका कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन में आप मेटल के कार्बोनेट को लेंगे, मेटल के कार्बोनेट को आप अगर बर्न करवाते हो तो उससे फॉर्म होगा मेटल का ऑक्साइड और इसी के साथ साथ CO2 गैस, और ये होता है आपका कैल्सिनेशन। इस तरीके से आप लोग मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल का एक्सट्रैक्शन करवा सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट है एक्सट्रैक्शन ऑफ लीस्ट रिएक्टिव मेटल। मतलब ऐसे मेटल जिनकी रिएक्टिविटी बहुत ही कम है, आप उनको एक्सट्रैक्शन ऑफ लीस्ट रिएक्टिव मेटल बोलते हो। ठीक है, जैसे कि कॉपर का सल्फाइड। तो अगर आपको उससे रिमूव करना है तो आप उसका रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ में करवाते हो, मतलब ही आप उसको हीट करवाते हो इन एयर। एयर में बेसिकली होता क्या है, ऑक्सीजन। तो यहाँ पे फॉर्म होता है कॉपर का ऑक्साइड और उसी के साथ साथ सल्फर डाइऑक्साइड गैस। दोनों में से कोई भी रिएक्शन को आप ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद में है रिफाइनिंग ऑफ मेटल। रिफाइनिंग का मतलब ये होता है कि मेटल भली आपने कंसंट्रेट करवा लिए, मेटल भली आपने एक्सट्रैक्ट करवा लिए, लेकिन फिर भी मेटल में कुछ ना कुछ तो थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज रह ही जाती है, थोड़ा बहुत कचरा तो रह ही जाता है। भले हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि मैंने करवा लिया तो ये प्योर है, क्योंकि कचरा तो भाई रहता ही है। तो अगर आप चाहते हो कि आपको पूरा का पूरा प्योर मेटल मिले तो उसके लिए जो प्रोसेस इन्वॉल्व होती है वो होती है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस मेथड से आप कंफर्म करवा सकते हो कि आपका जो मेटल बना है वो प्योर है या नहीं है, और अगर प्योर नहीं बना है तो उससे आपकी इम्प्योरिटीज़ रिमूव हो जाती है। उसके बाद में हम लोग देख रहे हैं करोजन ऑफ मेटल्स को। आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि कुछ मेटल्स जो होते हैं, जैसे कि आपका सिल्वर का वेसल, तो सिल्वर के वेसल्स जो होते हैं वो कुछ समय के बाद में ब्लैक होने लग जाते हैं। जैसे कि अगर आप इसको देखते हो तो ये कुछ समय के बाद में आपका ब्लैक होने लगता है। क्यों होने लगता है, रीज़न ये है क्योंकि वहाँ पे जो लेयर बनती है वो रहती है सिल्वर सल्फाइड की लेयर। याद रखना, यहाँ पे जो भी लेयर फॉर्म होती है उस लेयर का नाम होता है सिल्वर सल्फाइड का लेयर। तो याद रखना है कि जब भी जो भी आपके चांदी के बर्तन होते हैं कुछ समय के बाद में वो काले पड़ने लगते हैं। रीज़न ये है, जब वो एनवायरनमेंट में किसी ऑक्सीजन या सल्फर के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो आपके Ag2S मतलब ही सिल्वर सल्फाइड फॉर्म करते हैं। आ सकता है MCQ में। उसके बाद में जो अभी आपका आयरन होता है, मतलब जो भी आपका लोहा होता है, जब वो वाटर के साथ में रिएक्ट करता है या एनवायरनमेंट या मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो वो एक सब्सटेंस फॉर्म करता है Fe2O3 जिसको आप रस्ट भी बोलते हो। तो इस तरीके से आयरन जो होता है वो पूरा रस्ट में कन्वर्ट हो जाता है और वो टूटने लगता है फिर, राइट। तो इस तरीके से ये कुछ होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रिवेंशन ऑफ करोजन। मतलब अगर आपको करोजन को प्रिवेंट करना है तो कौन सी मेथड्स वहाँ पे इन्वॉल्व होती है। सबसे पहली मेथड होती है गैल्वेनाइजिंग। याद रखना, इस मेथड के नाम में ही आपको जिंक देखने को मिल रहा है। इस जिंक का मतलब ही क्या होता है कि आप लोग जिंक के लेयर को डिपॉजिट करवाने वाले हो। अगर आप चाहते हो कि आपका मेटल करोड ना हो तो आप उसको एक
पेंटिंग करवा देते हो या किसी मेटल का कोटिंग करवा देते हो, जिसके वजह से वो एनवायरनमेंट में के अगर कांटेक्ट में भी आ गया तो भी वो एनवायरनमेंट में मॉइस्चर के साथ में रिएक्ट नहीं करता है और करोड नहीं होता है। तो एक है आपकी गैल्वेनाइजिंग, इसका नाम ही है जिंक। मतलब इस मेथड में आप जिंक की कोटिंग करवाने वाले हो आयरन के ऊपर या स्टील के ऊपर, जिसके वजह से करोजन नहीं होगा, राइट। उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है टिनिंग। याद रखना, एक ऐसी मेथड जिसमें जैसे कि इसका नाम ही है टिनिंग, इसका मतलब आप लोग टीन की लेयर को फॉर्म करने वाले हो। तो एक ऐसी मेथड जिसमें आप मोल्टन टीन की लेयर को डिपॉजिट करवाने वाले हो ऑन द मेटल, उस चीज़ को आप लोग कल्हाई बोलते हो। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एमसीक्यू में पूछा जाता है कि कल्हाई क्या है, या तो ऐसा भी पूछा जा सकता है द मेथड इन विच लेयर ऑफ मोल्टन टीन इज डिपॉजिटेड ऑन मेटल इज कॉल्ड एज। तो याद रखना इट इज कॉल्ड एज कल्हाई, ठीक है। अब आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि आप लोग मोल्टन मेटल्स पे टीन का डिपॉजिट क्यों करवाते हो। रीज़न ये है कि अगर आप कॉपर के मेटल को लेते हो तो जो कॉपर के मेटल है वो कुछ समय के बाद में क्या हो जाते हैं मालूम है, वो कुछ समय के बाद में अगर आप कॉपर के मेटल में दही डाल देते हो या आप कर्ड डाल देते हो, तो ये जो दही है या जो ये जो कर्ड है, जब आप कॉपर के किसी यूटेंसिल में या कॉपर के जग में डाल देते हो तो बेसिकली वो जो होता है वो कुछ समय के बाद ख़राब हो जाता है, स्पॉइल हो जाता है। तो ऐसे केस में आप लोग क्या करते हो, तो ऐसे केस में आप लोग बाहर से तो आपको ये कॉपर का दिख रहा है, देखो बाहर से ये आपको कॉपर का दिख रहा है, बट अंदर में आपने इसको टिन की कोटिंग करवाई है। तो इस चीज़ को आप लोग क्या बोलते हो, इस चीज़ को आप लोग बोलते हो कल्हाई। तो याद रखना, कल्हाई जो होता है बेसिकली एक ऐसा सब्सटेंस है, एक ऐसा मटेरियल है जिसमें आप लोग टिन का कोटिंग करवाते हो अंदर की तरफ से। समझ में आ गया। तो बेसिकली अंदर की तरफ से या बाहर की तरफ से जैसा भी आपको करवाना है एज पर द वर्क, राइट। तो उस चीज़ को आप लोग कल्हाई बोलते हो। तो बाहर तो आपको ये कॉपर का दिख रहा है, बट अंदर में जो है वो क्या है, वो है आपका टिन। उसके बाद में है एनोडाइजेशन। एनोडाइजेशन का मतलब ही क्या होता है, जैसे कि इसका नाम ही है एनोडाइजेशन। एनोड पे आप लोग कौन सी रिएक्शन करवाते हो, ऑक्सीडेशन। मतलब ही यहाँ पे कहीं ना कहीं जो भी चीज़ फॉर्म होने वाली है वो क्या है, वो है आपका ऑक्साइड। समझ गए ना, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका ऑक्साइड फॉर्म होने वाला है, क्योंकि इसका नाम ही है एनोडाइजेशन। और एनोड पे तो आप हमेशा ऑक्सीडेशन करवाते हो। मतलब ही आप लोग जैसे कि मेटल, कॉपर, एल्यूमिनियम, उनको कोटिंग करवाएंगे उन्हीं के मेटल के ऑक्साइड के साथ में। समझ पाया। जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम पे आप लोग कोटिंग करवाएंगे एल्यूमिनियम के ऑक्साइड की। अगर मैं बात करती हूँ कॉपर की, तो कॉपर के मेटल पे आप कोटिंग करवाएंगे कॉपर के ऑक्साइड की। समझ में आया। मतलब मेटल पे उसकी ही ऑक्साइड की हम लोग कोटिंग करवाएंगे, और उस प्रोसेस को आप लोग क्या बोलते हो, एनोडाइजेशन। उसके बाद में नेक्स्ट है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब क्या होता है, एक मेटल को जो कि मोर रिएक्टिव है, याद रखना, मोर रिएक्टिव मेटल को आप लोग कोटिंग करवाते हो बाय लेस रिएक्टिव मेटल। मोर रिएक्टिव मेटल पे कोटिंग करवाते हो बाय लेस रिएक्टिव मेटल। तो इस तरीके से अब ये जो लेस रिएक्टिव मेटल है ये एनवायरनमेंट के साथ रिएक्ट नहीं होता है। मतलब इलेक्ट्रोप्लेटिंग में आप एक मेटल को दूसरे मेटल से कोटिंग करवाते हो, मतलब ही मोर रिएक्टिव मेटल को लेस रिएक्टिव मेटल से कोट करवाते हो। इस प्रोसेस को आप लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हो। उसके बाद में नेक्स्ट है अलॉय। जैसे कि आप सभी को पता है कि अगर आप चाहते हो कि मेटल जो है वो बेसिकली करोड ना हो, तो आप लोग बहुत सारे मेटल्स को एक दूसरे के साथ में मिक्स करते हो, है ना। तो बेसिकली जब आप बहुत सारे मेटल्स को एक दूसरे के साथ में मिक्स करते हो तो उसके वजह से वहाँ पे अलॉय फॉर्म होता है, और अलॉय के वजह से कोरोजन नहीं होता है। उसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है स्टील। स्टील के बर्तन कभी भी करोड नहीं होते क्योंकि वो अलॉय से फॉर्म होते हैं, राइट। अब आपको जो याद रखना है वो ये है, यहाँ से एमसीक्यू आ सकता है कि जो ब्रॉन्ज होता है वो अलॉय होता है 90% कॉपर और 10% टीन का। समझ गए। इसी के बाद में जो भी आपका स्टेनलेस स्टील है वो अलॉय होता है 74% आयरन और 18% क्रोमियम और 8% कार्बन का। तो ये आपको प्रपोर्शन याद रखना है, ठीक है।
Thank you very much for watching this video. Keep watching my video. Please do like, share, comment and subscribe to our channel. ये बहुत बड़ा चैप्टर था, फिर भी मैंने इसको कवर करने की कोशिश की. थैंक यू.